एडवांस अकाउंट्स जनवरी 26 की एक और खूबसूरत सीरीज़ के पहले लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ का नाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हर एक चैप्टर का कराऊंगा जनवरी 26 के लिए। मात्र एक सिंगल सीरीज से 70 नंबर की एक्सपेक्टेड पेपर की कवरेज आपकी करा दूंगा। लाइक बनता है कर दो, सब्सक्राइब बनता है कर दो, क्योंकि 21,000 पूरे होते हैं MCQ भी फ्री में डालूंगा। कमेंट करके लिखना अब की बार इंटर पास। हम एक ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे हर एक चैप्टर से जिसमें उस चैप्टर की पूरी कवरेज हो जाएगी। एग्जांपल आज बायबैक है। बायबैक में 3 टॉपिक होते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम जितने बायबैक हो सकते हैं उनकी कैलकुलेशन, वो 3 फॉर्मूले हैं, जो जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट। हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है, तीनों टॉपिक कवर हो जाएंगे इसमें। तो हमारी सीरीज एवं नहीं है, हवा में नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी। सब्सक्राइब करो, अगली वीडियो ताकि सबसे पहले आप तक पहुंचे। मॉड्यूल 3 के 6 चैप्टर्स और कंसोलिडेशन सबकी कराऊंगा ऐसे ही। सर ये PDF हमें कहाँ मिलेगी? प्यारे बच्चों, ये बेनिफिट्स जो आपके हैं, चाहे PDF हो, चाहे इससे अलग स्टडी मैट वाले क्वेश्चंस हों, इस एक क्वेश्चन से अलग, चाहे RTP PYQ के क्वेश्चंस हों, ठीक है, चाहे अपना चैप्टर वाइज टेस्ट हो, चाहे इन चैप्टर्स की जो कॉन्सेप्चुअल चर्चा के लिए जो चार्ट्स हमने बनाए हैं वो हो, वो सब बेनिफिट्स आपको बैच में मिलेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नॉमिनल प्राइस रखा है बहुत। 35 आवर्स में स्क्रैच से पूरा सिलेबस है, RTP PYQ MCQ सब कुछ समेत। पेपर से 2 दिन पहले लोगे तो भी कवर हो जाएगा। जितना जल्दी ले लोगे उतना बढ़िया रहेगा, वो आपकी समझदारी होगी। अभी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेके प्रभु का नाम। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो 1 क्वेश्चन यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर चैप्टर की सीरीज है, इसका लिंक भी मिल जाएगा। हमने 2 बुक भी बनाई हुई हैं, ट्रिक बुक और ट्रिगर बुक। AS फ्लो चार्ट वे में और ट्रिक बुक में ट्रिक्स है मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन की। उनकी क्वेरीज के लिए भी DM कर सकते हैं, उनका डेमो देखने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। उनके लेक्चर्स के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, डिस्क्रिप्शन से देखो। एडवांस अकाउंट्स 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज लेक्चर 1 बायबैक शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। कॉम्पिटेंट लिमिटेड करके एक संस्था है, उसकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है और नीचे कुछ डाटा भी इसका आपको दिया हुआ है प्यारे प्यारे बच्चों, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन में लिमिट चेक करनी है बायबैक की, वो तीनों टेस्ट लगाने हैं, जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। लिमिट चेक करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट। कंप्रिहेंसिव कवरेज हो गई, पूरा कुछ आ गया। इस क्वेश्चन के बाद कुछ बचेगा नहीं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद कुछ बचेगा नहीं। यस सर, समझ रहे हैं आपकी बात को। चलो सबसे पहले तीनों टेस्ट लगाते हैं। 3 टेस्ट होते हैं प्यारे प्यारे। वो मैंने बता दिया। अब कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारा नॉमिनल वाला बैच ले लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, नॉमिनल प्राइस वाला। कॉन्सेप्ट वहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से। तो प्यारे प्यारे बच्चों, उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, RTP PYQ बेस्ड स्टडी मैट के और क्वेश्चंस भी, ना केवल एक क्वेश्चन। पहला टेस्ट होता है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तीनों टेस्ट लगाते हैं, 3 में फॉर्मुलेज हैं, तीनों फॉर्मुलेज लगाते हैं और तीनों का जो भी लोएस्ट निकल करके आता है वो आप बायबैक कर सकते हैं। ये हमारा रूल होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। पहला टेस्ट है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जिसमें जितने शेयर्स होते हैं उसके 25% हम निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितने शेयर्स हैं? 1,25,000। भाई 12.5 लाख की कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 12.5 लाख, 12,50,000 डिवाइडेड बाय 10, 1,25,000। नंबर ऑफ इशूड शेयर्स हैं 1,25,000। इसका प्यारे बच्चों क्या निकाल लेंगे आप? 25%। यह है पहला टेस्ट, 31250। लिख लीजिए कहीं पर 31250। ये पहले टेस्ट का आंसर आ गया। तीनों का लोएस्ट लेना होता है। दूसरा टेस्ट क्या है? दूसरे टेस्ट का फॉर्मूला है पेड अप कैपिटल उठाओ, यानी कैलकुलेटर उठा लो और मेरे साथ साथ करते रहो। दूसरे टेस्ट का फॉर्मूला है पेड अप कैपिटल, यानी ये रही 12,50,000 प्लस फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स में लिख लेना P&L आता है, जनरल रिजर्व आता है, रेवेन्यू रिजर्व आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। 5 आते हैं, जनरल रिजर्व, P&L, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो पेड अप कैपिटल 12.5 लाख में इस क्वेश्चन में जो जो फ्री रिजर्व है प्लस कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व है हाँ, प्लस 2.5 लाख, प्लस P&L फ्री रिजर्व है हाँ 1,25,000, प्लस रेवेन्यू रिजर्व फ्री रिजर्व है हाँ 15 लाख। पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का टोटल मार लो, ये दूसरा फॉर्मूला हमारा। यह आया 31,25,000। अब इसका निकालो 25% गुना 25% और डिवाइड कर दो बायबैक प्राइस से। ये रहा क्वेश्चन में दे रखा है बायबैक प्राइस 20 डिवाइडेड बाय 20, 39062.5 और शेयर्स पॉइंट में होते नहीं तो वो हटा दो, 39062। दूसरे फॉर्मूले का आंसर 39062। पहला फॉर्मूला क्या होता है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंटू 25%। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 1,25,000 गुना 25%, 31250 आया था, जिसे शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कहते हैं। दूसरा है रिसोर्स टेस्ट, जिसमें क्या करते हैं? पेड अप कैपिटल 12.5 लाख प्लस सारे फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L, रेवेन्यू रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जो जो क्वेश्चन ने दे रखे हैं वो टोटल मार लो।
गुना करो 25% से, जो भी आए उसे डिवाइड कर दो बाय बैक प्राइस यानी 20 से। ये दूसरा फॉर्मूला होता है रिसोर्स टेस्ट, हर क्वेश्चन में ऐसे ही लगते हैं ये आया 39062। तीसरा और आ गया डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, तीसरा आया है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट का शॉर्टकट देता हूं प्यारे प्यारे बच्चों आपको, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट का शॉर्टकट देता हूं आपको, देखिए बहुत तगड़ा शॉर्टकट देता हूं आपको डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट का। प्यारे बच्चों जो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का टोटल अभी अभी हमने सेकंड फॉर्मूले में निकाला होता है, जो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का टोटल अभी अभी हमने सेकंड फॉर्मूले में निकाला हुआ होता है प्यारे प्यारे बच्चों, उसमें से क्या करोगे आप, उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से और उसमें से माइनस कर दोगे कंपनी के जो भी डेट्स हैं उधार है, भले ही लॉन्ग टर्म वाले हो भले ही शॉर्ट टर्म वाले हो, भले ही लॉन्ग टर्म वाले हो भले ही शॉर्ट टर्म वाले हो, और डिवाइड किससे करोगे, शेयर की फेस वैल्यू यानी 10 रुपए प्लस शेयर का बायबैक प्राइस यानी 20 रुपीज into 2। दिस इज द शॉर्टकट, दिस इज द शॉर्टकट प्यारे बच्चों। ये थर्ड फॉर्मूला जिसे डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट कहते हैं उसका शॉर्टकट है। पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इंटू 25%, 1,25,000 इंटू 25%, 31250। दूसरा फॉर्मूला पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व यानी जनरल रिजर्व, P&L, रेवेन्यू रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, सिक्योरिटी रिजर्व, इनका टोटल मार लो, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, रिसोर्स टेस्ट। तीसरा फॉर्मूला डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, जिसका क्या फॉर्मूला है, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का टोटल जो अभी निकाला था हमने 3,125,000, इसकी मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है सर, माइनस कर दो जो भी उधार है कंपनी के ऊपर, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, ये रही लॉन्ग टर्म बोरोइंग 28,75,000 माइनस कर दो, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 16,50,000 ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, ठीक है सर। डिवाइड किससे करोगे, शेयर की एक फेस वैल्यू 10 रुपए प्लस बायबैक प्राइस 20, 30 गुना 2 60 डिवाइडेड बाय 60, 28750, 28750। ये तीसरे टेस्ट का आंसर आ गया प्यारे बच्चों, ये तीसरे टेस्ट का आंसर आ गया। ओ माय गॉड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। पहला टेस्ट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटू 25%, दूसरा टेस्ट पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व इंटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, तीसरा टेस्ट पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व का जो टोटल है इंटू 2 माइनस सारी उधार लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 10 रुपए प्लस बायबैक प्राइस 20 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब तीनों में से लोएस्ट क्या है, 31,250, 39,062 और 28750। लोएस्ट ये है, मतलब 28750 शेयर्स तक का बायबैक किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तीनों फॉर्मूले लगाने होते हैं, उनमें जो भी लोएस्ट आता है उसका मतलब है इतना बायबैक कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। पहले का आंसर 31250, दूसरे का 39062, तीसरे का 28750। तीनों का लोएस्ट 28750, इससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते, इससे कम कर सकते। अब क्वेश्चन में तो वो 25,000 ही करना चाह रहे थे बस, तो 25,000 तो इससे कम है, वो तो हो जाएगा। 28750 से ज्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते हो। 25,000 क्या है, 28750 से कम है, तो वो 25,000 हो जाएगा। 28750 करना चाह रहे होते हो जाता, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब जनरल एंट्रीज पे आते हैं, अब जनरल एंट्रीज पे आते हैं। जनरल एंट्रीज किस सीरीज में करनी होती है हमें, सबसे पहले बायबैक के लिए पैसा अरेंज करने की, लिख लेना मेरे साथ साथ, फिर बायबैक ड्यू करने की, फिर पेमेंट करने की, फिर बायबैक के वक्त अगर कोई प्रीमियम है उसे राइट ऑफ करने की, फिर आउटसाइडर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए CRR बनाने की, और फिर बायबैक एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने की, फिर बायबैक एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने की। सबसे पहले पैसा अरेंज करने की, फिर बायबैक ड्यू करने की, फिर पे करने की, फिर प्रीमियम अगर बायबैक पे दिया है उसे राइट ऑफ करने की, फिर CRR बनाने की, और फिर बायबैक एक्सपेंसेस की। पैसा कहां से अरेंज करते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह बेच देते हैं, नए शेयर इशू कर देते हैं, डिबेंचर इशू कर देते हैं, वहां से। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो अरेंज करने की कोई एंट्री नहीं आएगी। बायबैक ड्यू करने की ये रही एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक। अगर कोई प्रीमियम भी दे रहे हो तो वो भी आता है, वो भी आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, और अगर कोई प्रीमियम भी पे कर रहे हो तो वो भी डेबिट में आता है। ये ड्यू करने की एंट्री है, पहले ये एंट्री करोगे। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आता है, नंबर ऑफ बायबैक शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ बायबैक शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। 25,000 शेयर्स का बायबैक हो रहा है, इनटू फेस वैल्यू कितनी है, 10, 2.5 लाख, 2.5 लाख नोट कर लेना। नंबर ऑफ बायबैक शेयर्स 25,000 इनटू फेस वैल्यू। अच्छा, प्रीमियम में क्या आएगा, जितना प्रीमियम दे रहे हो भाई, 10 रुपए का शेयर था, तुम खरीद रहे हो 20 में, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। बायबैक प्राइस कितना था, 20, शेयर प्राइस 10, 10 का शेयर 20 में खरीद रहे हो तो कितना प्रीमियम दे रहे हो, 10 रुपए, 2.5 लाख, 2.5 लाख, और टोटल यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख तो इक्विटी शेयर बायबैक में, तो इक्विटी शेयर बायबैक में। ठीक है सर, ठीक है सर।
उसके बाद पेमेंट की एंट्री इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक 5 लाख रुपए पे कर दो, 5 लाख रुपए पे कर दो। दूसरे नंबर पे एंट्री इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, अरेंज की थी नहीं, ड्यू की कर दी, पे की कर दिया। प्रीमियम राइट ऑफ, ये जो 2.5 लाख का प्रीमियम दिया इसे राइट ऑफ करने की एंट्री। देखिए आप डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे यहां पर डायरेक्ट किया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट, डायरेक्ट किया है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट, मतलब जो प्रीमियम हमने पे किया है 2.5 लाख का, उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व और P&L इनका इस्तेमाल करते हो, इनका इस्तेमाल करते हो। सीरीज सेम रहती है, पहले SPR, फिर जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, फिर P&L। तो हमारे क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में खूब पैसे पड़े हुए थे, हमने उसका इस्तेमाल कर लिया बायबैक के प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर दिया 2.5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे नहीं होते तो यहाँ जनरल रिजर्व आता, ठीक है सर। फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है, वो कहाँ से बनता है? वो SPR से नहीं बनता, वो जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व या P&L यहाँ से बनता है। और कितने का CRR बनाना होता है? जितने की फेस वैल्यू डेबिट हुई है ड्यू वाली एंट्री में, यानी 2.5 लाख। जितना कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ है ड्यू वाली एंट्री में यानी 2.5 लाख, उतने का CRR बनाओगे। ओके सर, ओके सर। तो देखो जरा रेवेन्यू रिजर्व में पैसे हैं क्या? हाँ सर बता रहे हैं, 15 लाख रुपए पड़े, 2 लाख तो ले ही सकते हैं, CRR के लिए 2.5 लाख। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 2.5 लाख, 2.5 लाख। बायबैक एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कुछ थे नहीं, तो पैसा अरेंज करने की एंट्री क्वेश्चन में थी नहीं। ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक 25 इंटू फेस वैल्यू 10, 2.5 लाख टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। हाँ प्रीमियम भी दे रहे हो तो वो भी डेबिट हो जाएगा। अब चाहे तो आप ऐसे पहले लिख लो प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह लिख सकते हो प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट। फिर राइट ऑफ करने वाली एंट्री में आपको लिखना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। इससे बढ़िया यही राइट ऑफ कर दो डायरेक्ट, समय बचेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे थे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ जनरल रिजर्व P&L आ जाता, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व या P&L। पेमेंट की एंट्री इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, CRR बनाने की रेवेन्यू रिजर्व टू CRR सबसे पहले बनाते हैं जनरल रिजर्व से, वो था नहीं क्वेश्चन में, फिर रेवेन्यू रिजर्व वो था, ये भी नहीं होता तो P&L का यूज करते हैं। और बायबैक एक्सपेंसेस की एंट्री थी नहीं क्वेश्चन में। और बैलेंस शीट बनाने के लिए पूरे सिलेबस की एक ही ट्रिक है, वो प्यारे बच्चों हमें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो ना केवल बैलेंस शीट बल्कि पूरे सिलेबस पे एप्लीकेबल होती है। तो हमने बैलेंस शीट कहीं बनवाई नहीं है, एक ट्रिक वीडियो दे रखी है, वहीं से सारी बैलेंस शीटें बन जाती है पूरे चैप्टर की। बैच लो, नॉमिनल प्राइस है, चार्ट लो, कवरेज करो 35 आवर्स में, RTPY की MCQ सब कुछ बिना किसी देरी के। कोई क्वेरी हो DM करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सर जी हम बढ़िया। 1 मिनट पहले सुन लो, इससे पहले तुम क्वेश्चन पे कूदो। हम ये एक सीरीज करा रहे हैं जिसके अंदर एक चैप्टर के एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठा रहे हैं जो पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो जब से न्यू सिलेबस आया है तब से जिस हिसाब का पैटर्न उस चैप्टर को लेकर के चल रहा है उस टाइप का क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी हो जा रही है। बायबैक मैं करा चुका हूं, बायबैक के अंदर हमने एक क्वेश्चन उठाया जिसमें जनरल एंट्रीज आ गई, फॉर्मूले की कैलकुलेशन आ गई, 3 फॉर्मूलेज की, और बैलेंस शीट आ गई। उससे ज्यादा कुछ बचा ही नहीं चैप्टर में, वही सब था। अभी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आज होने वाला है, इसी प्रकार से ब्रांच भी होगा, अमेलगमेशन, इंटरनली को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब होगा। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारी सीरीज का नाम है 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज। स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कोई चैप्टर छोड़ करके जाना चाहते हैं, या उनके 2-3 चैप्टर ऐसे हो रखे हैं उन्हें करने के लिए टाइम नहीं है उनके पास बिल्कुल भी, और उन्हें छोड़ करके जाने की सोच रहे हैं कि इनके बिना ही काम चला लेंगे। तो एटलीस्ट अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो हमारी ये सीरीज जरूर आप देखिए, जरूर आप देखिए, आपको 100% बेनिफिट होगा, 100% बेनिफिट होगा। लाइक कर दो इस वीडियो को, तभी वीडियो मूव करेगी और आप जैसे नीडी दोस्तों तक पहुंचेगी। आपका भला हो रहा है, आप देख रहे हो तो सबका होना चाहिए प्लीज। और एक लाइक करोगे तो पक्का यहीं से क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है सर, हम कर देते हैं लाइक। और बच्चों हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करा रहे हैं, यहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्यों घबराते हो तुम? जब से नया सिलेबस आया इंस्टीट्यूट डायरेक्ट मेथड पूछ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा करके एनालाइज करके तब ये सीरीज बना रहे हैं, हवा में कुछ भी नहीं लाते हम कि ये क्वेश्चन उठाया कराना शुरू कर दिया। बायबैक के क्वेश्चन की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवाई है, पूरा चैप्टर आ गया, एक ऐसा क्वेश्चन लिया था। और डायरेक्ट मेथड के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी आज वाले क्वेश्चन में। और डायरेक्ट मेथड ही पूछ रहा है जब से न्यू सिलेबस आया तब से इंस्टीट्यूट कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन पूछ रहा है 99% केसेस में। तो इस बार भी पूरे चांसेस हैं। ओके सर जी, ओके सर जी। 6 नंबर का एक क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड में, ये कर लोगे तो डायरेक्ट मेथड करना, उसको प्रेजेंट करना, कैश फ्लो का क्वेश्चन एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कराओगे। और 6 में से अगर पूरा प्रॉपर इस क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व कर ले तो ऐसा ही आया तो 6 ले लोगे, नहीं तो 4-5 तो कहीं नहीं जा रहे। चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन लेके प्रभु का नाम। MNT लिमिटेड करके एक संस्था है, 31 मार्च 2021 को उसका कुछ डाटा आपको दे रखा है।
सबसे पहले कहा है कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली, कंपनी केवल नगद सेल करती है, केवल नगद सेल करती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, लिखो अपने पास, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 इक्वल टू आता है 30% के, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे दिया क्वेश्चन ने 3,82,500। तो क्या हम यहाँ से नेट सेल्स ढूंढ लेंगे? क्या हम यहाँ से नेट सेल्स ढूंढ लेंगे? प्लीज टेल मी। फॉर्मूला क्या होता है जीपी रेशो का? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, ये आता है जीपी रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100 इक्वल टू दे रखा आपको 30%। ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दिया, तो आपकी इक्वेशन में केवल एक ही फिगर गायब है, नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट 382,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100 इक्वल टू 30%, नेट सेल्स यहाँ से मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपको दे रखी है। बच्चों डायरेक्ट मेथड में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का कुछ भी नहीं करना आपको, किसी भी आइटम के ओपनिंग क्लोजिंग का, केवल कैश और बैंक बैलेंस का जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है उसका एंड में ट्रीटमेंट करते हैं, एंड में डील करते हैं बस। बाकी किसी भी आइटम के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से आपको डायरेक्ट मेथड में कोई लेना देना नहीं है, अनलेस कोई एडजस्टमेंट और अकाउंट बना रहे हो, ठीक है सर। तो इसको हम इग्नोर करेंगे। वेजेस पेड 492,500, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस पेड 75,000, डिविडेंड पेड 30, बैंक लोन रीपेड 215, इसमें 15 का ब्याज है। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल भी बता दिया। टैक्स पेड 65,000, इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए की थी, बेच दी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, यानी 7 लाख की इन्वेस्टमेंट को 20,000 के प्रॉफिट पर, बोले तो सेल कर दिया 720 में। डेप्रीसिएशन फिक्स्ड एसेट पर है 85,000, प्लांट मशीनरी परचेज करिए 2.5 लाख की, ओपनिंग बैलेंस कैश का है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कैश का है 607,500। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है बच्चों। सबसे पहले आपको एक नंबर तो इन्हीं चीजों का मिल जाएगा, ऊपर लिखिए मेसर्स एमएनटी लिमिटेड, संस्था का नाम, फिर क्या बना रहे हो वो लिखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, फिर लिखो क्या बना रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर लिखो कौन से साल के लिए बना रहे हो, क्वेश्चन में डाटा था 31 मार्च 21 का, तो लिखो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, फिर ये भी लिखो कौन से मेथड से बना रहे हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ब्रैकेट में लिखो यूजिंग डायरेक्ट मेथड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक नंबर यहां हो जाता है आपका, ठीक है सर। बिल्कुल छोड़ के मत जाओ यार, देखो चीजें, ऐसा सेम क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस है, ठीक है सर, ठीक है। अब एक एक करके जो ऊपर आइटम थे ना, आपको पता लगाना है कौन सा आइटम ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन सा आइटम इन्वेस्टिंग में जाएगा और कौन सा आइटम फाइनेंसिंग में जाएगा, आपको ये पता लगाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कौन सा आइटम कहां जाएगा पता लगाना है। पहले आइटम तो कुछ अमाउंट नहीं था, जानकारी थी खाली कि कंपनी नगद सेल करती है, उसे तो छोड़ो। सेकंड पॉइंट में ग्रॉस प्रॉफिट 382,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 इक्वल टू 30%। सॉल्व करोगे तो 382,500 डिवाइडेड बाय 30% आपकी नेट सेल आ जाएगी 1275। सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे डीएम कर लेना। क्या लिखना है ऊपर, 382,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 इक्वल टू 30%। वो 30% वाला इधर आ जाएगा, नेट सेल उधर चला जाएगा। 382,500 को 30%, शॉर्टकट देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट को जीपी रेशियो से डिवाइड करो, नेट सेल आती है, शॉर्टकट, बात खत्म। 382,500 डिवाइडेड बाय 30%, 12,75,000 सेल आ गई। सेल कहां जाएगी, सेल हमारी रेगुलर एक्टिविटी है, डे टू डे, जो रोज डेली बेसिस पे हम करते हैं, वो आएगी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। याद रखिएगा बच्चा पार्टी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। जो डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज है वो ऑपरेटिंग में, जो फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो इन्वेस्टिंग में, और जो उधार का लेन देन है, उधार लेना और देना, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो फाइनेंसिंग में। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट आइटम, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इग्नोर करेंगे। वेजेस पेड 492,500, वेजेस ऑपरेटिंग में जाएगा, ब्रैकेट लगा देना। लेकिन क्यों, जब जब पैसे की आप पेमेंट करते हो तब तब ब्रैकेट लगाओगे, वो पैसा आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है। सेल से क्या होता है, पैसा आता है, इसलिए बिना ब्रैकेट के लिखा 1275। वेजेस की पेमेंट कर रहे हो तो पैसा जाएगा तो ब्रैकेट लगा देना, वो माइनस होगा, माइनस को अकाउंट्स में ब्रैकेट लगा के शो करते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या है उसके बाद, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग में आएगा 75,000, ये भी माइनस कर दो। उसके बाद और क्या ऑपरेटिंग में, डिविडेंड तो फाइनेंसिंग में जाएगा, और ट्रेड पेबल, अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग में जाएगा। ट्रेड पेबल कौन लोग हैं, जिनसे हम उधार खरीदते हैं, रेगुलर बेस पे ट्रांजैक्शंस होती है बच्चा पार्टी इनके साथ, रेगुलर बेस, इसलिए ट्रेड रिसीवेबल डेटर से पैसा आ रहा हो या ट्रेड पेबल क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, ऑपरेटिंग में जाता है। एक ही आ जाएगा 460, एक ही आ जाएगा 460, तो 1275 माइनस 460 माइनस 492,500 माइनस 75,000, 247,500। और लास्ट चीज, इनकम टैक्स पेड 65,000, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही माइनस होता है, इसको और माइनस कर दो 65, आपका फाइनल आंसर आ गया 182,500। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 182,500 बच्चा पार्टी।
ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम क्या है हमारे पास? इन्वेस्टिंग बनाएंगे सर। अब इनमें से देखो इन्वेस्टिंग में कौन कौन जाएगा। डिविडेंड पेड तो फाइनेंसिंग में जाएगा, बैंक लोन फाइनेंसिंग में जाएगा, टैक्स पेड चला गया, ट्रेड पेबल चला गया ऑपरेटिंग में। इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए की आपने बेच दी। मैंने कहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें। 7 लाख की इन्वेस्टमेंट 20,000 के प्रॉफिट पर, यानी कितने में सेल कर दी? 7,20,000। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 7,20,000। सेल हो रही है इन्वेस्टमेंट की, पैसा आएगा तो ब्रैकेट मत लगाना, आएगा तो ब्रैकेट मत लगाओ, जाएगा तो लगाओ। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता ही नहीं है। डेप्रिसिएशन कभी भी डायरेक्ट मेथड की कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद प्लांट मशीनरी परचेज। हाँ सर, आपने कहा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगी, तो प्लांट मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, 2.5 लाख की हमने परचेज कर ली तो यहाँ आ जाएगा। परचेज करिए तो पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए ब्रैकेट लगाओगे, आउटफ्लो होगा परचेज के टाइम पे। 720 माइनस 250 470। नेट कैश यूज्ड जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 470। ये थोड़ा गलत लिख गया आपके स्टडी मटेरियल में। यूज्ड वर्ड तब आता है जब फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा हो, लेकिन फाइनल आंसर पॉजिटिव ही है। 720 माइनस 250 470। जब फाइनल आंसर किसी भी एक्टिविटी का पॉजिटिव आ रहा हो तो जनरेटेड लिखते हैं, नेगेटिव आ रहा हो तो यूज लिखते हैं, ये गलती है यहाँ पर। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 4,70,000। उसके बाद क्या क्या रहेगा? जो अब तो जो भी रह गया वो फाइनेंसिंग में ही जाएगा। डिविडेंड पेड 30,000, बैंक लोन रीपेड 215। कह रहे 215 में 15,000 का ब्याज भी है। हाँ तो ठीक है, इंक्लूड रहने दो, ब्याज भी फाइनेंसिंग में ही जाता है, हम हटाएंगे नहीं। 215 में अगर 2 लाख का मूल है, 15,000 का ब्याज है तो ठीक है, मूल और ब्याज दोनों ही फाइनेंसिंग में जाते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों। ठीक है, तो 30 और 215 और तो कुछ दिख नहीं रहा। तो 30 और 215 दोनों नेगेटिव है, क्योंकि दोनों पेमेंट्स हैं। फाइनेंसिंग में इनफ्लो कुछ नहीं हो रहा, आउटफ्लो हो रहा है। डिविडेंड पे कर रहे हो, बैंक लोन पे कर रहे हो, तो केवल आउटफ्लो है 2,45,000 का। यहां पे आप लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 2,45,000, ब्रैकेट लगा करके, क्योंकि नेगेटिव है। फाइनल आंसर नेगेटिव है तो उस पर भी ब्रैकेट आ जाएगा। ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का फाइनल आंसर पॉजिटिव था, इसलिए वहां पे ब्रैकेट नहीं आया। अब तीनों एक्टिविटीज का नेट करो, अब तीनों का नेट करो। एंड में क्या करना होता है? तीनों का नेट। ऑपरेटिंग से क्या आया था? 180 to 500 प्लस का। इन्वेस्टिंग से क्या आया था? 470 प्लस का, प्लस कर दो 470। 180 to 500 प्लस 470। इन्वेस्टिंग में क्या आया? माइनस 245, माइनस कर दो 2,45,000। फाइनल आंसर 407,500, पॉजिटिव बच रहा है। 407,500 पॉजिटिव बच रहा है। आखिरी स्टेप पे क्या करना होता है? अभी तक आपको 6 में से 4 नंबर मिलेंगे, या सॉरी 5 नंबर मिलेंगे अगर पूरे ठीक करोगे, एक कटेगा। अब आखिरी स्टेप पे क्या करना है? जो हमारा फाइनल आंसर आया, तीनों पहले एक एक करके तीनों का नेट कर लो। पॉजिटिव है तो जनरेटेड, नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के यूज्ड। फिर तीनों का नेट करो। तीनों का नेट आया 407,500 पॉजिटिव, यानी नेट इंक्रीज हो रहा है कैश। इसमें प्लस करो ओपनिंग कैश का बैलेंस, जो ऊपर दे रखा था 2 लाख रुपए, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस 2 लाख। ये क्या आया? 607,500। 607,500। 407,500 में 2 लाख जोड़ोगे 6,07,500 आएगा। चेक करो कि यही तुम्हारा क्लोजिंग कैश का बैलेंस था क्या आंसर में? क्वेश्चन में। हाँ सर, 15वें पॉइंट पे 31 मार्च 21 यानी क्लोजिंग बैलेंस कैश का यही है 607,500, यानी तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है। 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। कैश फ्लो उन चैप्टर्स में से जिसका आंसर भी मैच कर पाते हो आप पेपर में, क्या अभी हमने ठीक किया या नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर तीनों एक्टिविटीज का नेट करने के बाद 407,500, उसमें जब आप प्लस करते हो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख, तो उनका जो प्लस है 407,500 प्लस 2 लाख, तीनों एक्टिविटीज के नेट प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो टोटल है 607,500। अगर क्वेश्चन में दिए गए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ रहा है वो 607,500, तो बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर मैच है। अदरवाइज कुछ दिक्कत है। सर दिक्कत आए तो फंस मत जाना कि वे दोबारा करें, पूरा करें, शुरू से करें। अरे भाई कोई इक्का दुक्का पॉइंट गलत हो गया होगा, फिर छोड़ देना। एक ही ट्राई मारना मिसमैच होने के बाद कि देख ले कहीं गलती मिल रही है तो ठीक कर दें, दोबारा नहीं मिल रही है एक बार में तो दोबारा ट्राई मत करना, फंसे रह जाओगे, आता हुआ भी बाकी पेपर छोड़ाओगे। बहुत बहुत स्वागत है 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज, एक और खूबसूरत लेक्चर। आज है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बारी। क्या कर रहे हैं हम इस सीरीज में? हर एक चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उठा रहे हैं एडवांस अकाउंट जनवरी 26 के लिए। और वो क्वेश्चन अभी नहीं उठा रहे, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाए पूरे चैप्टर की, ऐसे उठा रहे हैं। बाय बाय कैश फ्लो करा दिया, आज इंटरनल रिको की बारी है। आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लाए हैं, इसमें जनरल एंट्रीज आ जाएंगी, राइट ऑफ करना आ जाएगा, और ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल कवर हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज के पॉइंट हो जाएंगे, बैलेंस शीट भी कवर हो जाएगी।
तो अगर ये पूरा क्वेश्चन भी नहीं आएगा तो इसमें से 70% तो आना ही आना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और इस बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 14 नंबर का एक्सपेक्टेड है, ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा। तो एक लाइक बनता है, हाँ सच। ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो कोई चैप्टर छोड़ करके जाने का सोच रहे हैं। तो पूरी सीरीज का लिंक जो है प्लेलिस्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पूरी सीरीज देखो, छोड़ करके मत जाओ कुछ भी। पूरा किया तो वेल एंड गुड है, छोड़ करके जा रहे हो तो इतना देखो, काम चलेगा पेपर का। लाइक करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। 21,000 होते ही एमसीक्यू भी फ्री में मिलेंगे चैनल पर ही। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आइए प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट दे रखी है रीबिल्ट लिमिटेड की, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, एनसीएल, लायबिलिटी वगैरह, नीचे नोट्स वगैरह दिए हुए, ठीक है सर। और कुछ रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव हुआ है जिसके अंदर ए बी सी डी ई एफ, ये 6 पॉइंट आपको करने हैं। इनकी जर्नल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। ये क्वेश्चन की मांग है सर जी, ये है क्वेश्चन की मांग प्यारे प्यारे बच्चों। सर हमारी मांग ये है, कोई हमें सारा कॉन्सेप्ट, स्टडी मैट के क्वेश्चन, आरटीपी, पीवाईक्यू, जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक के, सर केस बेस्ड एमसीक्यू, चैप्टर वाइज तो सब करा दे सर कम से कम समय में। तो 35 घंटे का रिवीजन बैच है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लो ना सर। प्राइस भी बिल्कुल नॉमिनल होना चाहिए। अरे जाके देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। पेपर से 2 दिन पहले लोगे, सब कुछ स्क्रैच से कवर हो जाएगा, पहली बार पढ़ोगे तब भी, लेकिन जितना जल्दी लोगे उतना फायदा है। कॉमेंट करना आपकी बार इंटर पार। पहला पॉइंट, equity shareholders have agreed that their 50 rupee share should be reduced to 2.5 by cancellation of 47.5 per share। अभी जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं वो कितने हैं? 15,000 इक्विटी शेयर हैं 50 रुपए वाले। इक्विटी शेयर होल्डर इसमें से 47.5, 47.5 रुपए कैंसिल करते हैं, माफ करते हैं, केवल 2.5 रुपया रखेंगे। तो ऐसे केस में जब कैपिटल का अमाउंट चेंज होता है तो एंट्री होती है प्यारे बच्चों, पुरानी कैपिटल को डेबिट करते हैं, नई कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो पुरानी कैपिटल डेबिट कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 50, 7.5 लाख, और नई कैपिटल को क्रेडिट कर दो 15,000 इंटू 2.5, 37,500। 50 रुपए का एक शेयर पुराना था, पुराने शेयर की वैल्यू थी, पुरानी वैल्यू थी 50, 15,000 इंटू 50 से डेबिट कर दिया। नई वैल्यू है 2.5, उसे क्रेडिट कर दिया 15,000 इंटू 2.5, और जो डिफरेंस है 15,000 इंटू 47.5, 7,12,500 जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है दे हैव ऑल्सो अग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड। हर एक इक्विटी शेयर के बदले में 3 इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं। तो इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है? पहले होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यदा तदा सर्वदा, जन्म जन्म से पढ़ रहे हो तुम, 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, टोटल शेयर कितने हैं? 15,000। एक के बदले कितने इशू हो रहे हैं? 3, तो हो गए 45,000, 45,000। प्राइस क्या है? 2.5। तो वैल्यू क्या आ गई? 45,000 इंटू 2.5, 1,12,500, 1,12,500। ठीक है सर, ठीक है सर। देयर आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अग्रीड टू कैंसिल द एरियर्स ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपना डिविडेंड माफ कर दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को माफ करने की कोई एंट्री नहीं है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वेव ऑफ हो गई है, कुछ नहीं करना, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, आगे बढ़ना है, इग्नोर करना है। एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच 50 रुपए वाले शेयर। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की क्या हालत है? 12,000 शेयर्स हैं 50 रुपए वाले। वो कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जो ये 50 रुपए वाले शेयर हैं, हर एक 50 रुपए वाले शेयर के बदले में 4 प्रेफरेंस शेयर मांग रहे हैं 10 रुपए वाले, और 6 इक्विटी शेयर मांग रहे हैं 2.5 रुपए वाले। ओ माय गॉड, 12,000 शेयर्स हैं 50 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। इसके बदले में वो हर एक प्रेफरेंस शेयर पे 4 प्रेफरेंस शेयर, यानी 12,000 पे 4, 48,000 प्रेफरेंस शेयर्स मांग रहे हैं 10 रुपए वाले। ठीक है सर, और हर एक के बदले 6, यानी 12,000 के बदले 12,000 इंटू 6, 72,000 इक्विटी शेयर्स मांग रहे हैं 2.5 रुपए वाले। 12,000 50 रुपए वाले शेयर्स के बदले में 48,000 प्रेफरेंस शेयर मांग रहे हैं 10 रुपए वाले, और 72,000 इक्विटी शेयर्स मांग रहे हैं 2.5 रुपए वाले। एक के बदले 4 तो 12,000 के बदले 48,000, एक के बदले 6 तो 12,000 के बदले 72,000। ठीक है सर, एंट्री वही, पुरानी कैपिटल डेबिट टू नई कैपिटल। पुरानी कैपिटल हो जाएगी डेबिट 12,000 इंटू 50, 6 लाख, टू नई कैपिटल 48,000, 12,000 इंटू 4, 48,000 इंटू 10, 4,80,000, और नए वाले इक्विटी शेयर कितने? 12,000 इंटू 6, 72,000 इंटू 2.5, 1,80,000, 1,80,000। पुरानी कैपिटल करो डेबिट 12,000 इंटू 50, टू नई कैपिटल 12,000 इंटू 4, 48,000 इंटू 10, और 12,000 इंटू 6, 72,000 इंटू 2.5। डिफरेंस बचा डेबिट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा 60,000।
भाई डेबिट का टोटल 6 और क्रेडिट का टोटल हो गया 660, तो डेबिट छोटा पड़ गया ना 60,000, तो डेबिट में लिख दो 60,000 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के नाम से। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेंडर्स टू द कंपनी फॉर 1.5 लाख हैव अग्रीड टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू शेयर। 1.5 लाख के लोन को शेयर में कन्वर्ट कर दो। लोन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बहुत ही आसान एंट्री है। लोन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लोन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड फॉर दिस पर्पस दे विल बी अलॉटेड 12,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपए वाले प्रेफरेंस और 12,000 शेयर 2.5 रुपए वाले इक्विटी। यानी बहुत ही सिंपल है, 1.5 लाख के लोन को प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो लोन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, 12,000 10 रुपए वाले यानी 120। इक्विटी शेयर कितने हैं, 12,000 2.5 रुपए वाले यानी 30। 120 और 30 हो गया 150, हो गया 150। कुछ नहीं है, बस हिंदी आ जाए, बस इंग्लिश की हिंदी करनी आ जाए, काम खत्म, काम खत्म। उसके बाद 40,000 न्यू शेयर्स इशू हो रहे हैं 2.5 रुपए वाले, 1 लाख हो गया। 40,000 इंटू 2.5 1 लाख। और ये शेयर इशू करने की एंट्री ज्यादा तदा सर्वदा बचपन से पढ़ रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख। ये ऐसे करने की जरूरत नहीं है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, डायरेक्ट लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख। शेयर इशू करने की एंट्री यदा तदा सर्वदा पढ़ते आ रहे हो तुम। उसके बाद ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स, कह रहे हैं जो 2 बार हमने नए शेयर इशू किए हैं, अभी किए ना, एक बार पहले भी किए थे 1,12,500 के, एक अभी किए 1 लाख के। कह रहे हैं जो पैसा इकट्ठा हुआ है इसमें से 2 लाख रुपए का यूज कर लिया लोन खत्म करने के लिए, इस पैसे से 2 लाख के लोन की रीपेमेंट कर दी, तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब जब लोन रीपे होगा तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को रीपे करोगे, खत्म करोगे, लायबिलिटी जब भी खत्म होती है डेबिट करते हैं, तो लायबिलिटी यानी लोन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और यदा तदा सर्वदा जब जब पेमेंट होगी बैंक क्रेडिट होगा अकाउंट्स में, टू बैंक आ जाएगा। लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख 2 लाख, ये एंट्री हो जाएगी, ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो पैसे इकट्ठे हुए हैं, क्वेश्चन कह रहा है उसमें से पहले लॉसेस खत्म कर दो। यही तो होता है कैपिटल रिडक्शन का उद्देश्य, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का उद्देश्य यही तो होता है, नुकसान को खत्म करना। और 35,000 रुपए का प्लांट राइट ऑफ कर दो और अगर कुछ भी बच जाए तो फिर ट्रेडमार्क और गुडविल राइट ऑफ कर दो। तो देखो कैपिटल रिको में कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। सर कैसे चेक करते हैं, कैलकुलेटर उठाओ, जहां जहां कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है प्लस कर दो, जहां डेबिट हो रहा है माइनस कर दो। आई रिपीट अगेन, जहां जहां कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है प्लस कर दो, जहां डेबिट हो रहा है माइनस कर दो। पहली एंट्री में क्रेडिट 7,12,500, दूसरी में है ही नहीं, तीसरी में डेबिट यानी माइनस कर दो 60,000, 7,12,500 माइनस 60,000, अगली में है ही नहीं, 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 तो ये बचा 652,500, यानी मेरे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में है 652,500। जहां जहां क्रेडिट है प्लस, जहां जहां डेबिट है माइनस, ये बच गया। इसमें से पहले लॉस राइट ऑफ करो। लॉस देखो कितने थे कंपनी में लॉस देखो कितने थे कंपनी में, ये रहा डेबिट बैलेंस ऑफ P&L यानी लॉस 4,51,000, इसलिए तो इंटरनल रिको हो रहा है कंपनी का। तो 6,52,500 में से 4,51 के तो लॉस राइट ऑफ कर दो, और क्वेश्चन ने कहा था बचा 35,000 प्लांट राइट ऑफ कर दो। तो 652,500 में से गया 4,51,000, ये तो लॉस के लिए यूज हो गया। 35 प्लांट को राइट ऑफ करने के लिए यूज हो गया, बचा क्या 166,500। क्या कहा था क्वेश्चन ने, बचे हुए पैसे से क्या राइट ऑफ कर दो, ट्रेडमार्क और गुडविल, टू ट्रेडमार्क एंड गुडविल, खत्म। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पैसे इकट्ठे हुए थे 652,500, कैसे पता चला, जहां क्रेडिट है प्लस, जहां डेबिट है माइनस। उसमें से पहले लॉस खत्म कर दिए 451 के, 35,000 का प्लांट खत्म कर दिया, और जो बच गया 166,500, जो बच गया 166,500, इसमें ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, इसमें ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, जैसा क्वेश्चन ने कहा था वैसे। और बैलेंस शीट के लिए प्यारे बच्चों ट्रिक दे चुका हूं पूरे सिलेबस पे, जो बैलेंस शीट की ट्रिक एप्लीकेबल होती है वो जाकर के जरूर देखो। नहीं मिल रही है चैनल पे तो डीएम कर देना, मैं आपको वीडियो का लिंक भेज दूंगा। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, एवरी चैप्टर इन 10 मिनट्स के नाम से, उस पर क्लिक करना। उसका जो सेकंड लेक्चर है वो बैलेंस शीट की ट्रिक है, वो पूरे सिलेबस पे एप्लीकेबल होती है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बैच ले लो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज ब्रांच के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। 1 ही मिनट का रखूंगा इंट्रो, लेकिन पूरा सुन लेना अगर इस सीरीज का पूरा फायदा उठाना चाहते हो तो। नई बातें हैं इस इंट्रो में, इसलिए सुन लीजिए। क्या है नई बात बच्चों, ब्रांच एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स बहुत सारे हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस, और अपना ये फाइनल अकाउंट्स बेस्ड क्वेश्चंस, जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस। हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रांच की 2 वीडियोस लेकर के आएंगे 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज में। 20 मिनट्स की एक वीडियो आज, 20 मिनट्स की एक वीडियो कल। इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों, मासूम मन के सच्चों, सब करा दूंगा ब्रांच।
ब्रांच का क्वेश्चन इन 2 वीडियो से बाहर नहीं आएगा। और बताओ क्यों? ब्रांच की वेटेज 6 नंबर की है और इसी टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा। जब मैं सारे 6 नंबर वाले सारे टाइप के करा दूंगा आपको मात्र 2 वीडियोस में, हर एक टॉपिक से, इंटर ब्रांच से, फॉरेन से, डिपेंडेंट से, इंडिपेंडेंट से, फाइनल अकाउंट बेस्ड, जर्नल एंट्री बेस्ड, सब करा दूंगा। तो लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, तभी तो दूसरी बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। लाइक कर दो फटाफट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। पूछो क्यों? एक और सीरीज चल रही है ना, ऑल एडजस्टमेंट सीरीज, उसमें मॉड्यूल 3 के हर बड़े बड़े चैप्टर के सारे क्वेश्चंस की, चाहे स्टडी मैट हो चाहे आरटीपी पीवाईक्यू हो, 20 से 25 मिनट के अंदर सारी एडजस्टमेंट्स चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। मात्र 1.5 घंटे की वो टोटल सीरीज है। उसके बाद आपको 20 मार्क्स का बेनिफिट पेपर में ना हो तो कहिएगा। एडजस्टमेंट टिपिकल वाली हर मॉड्यूल 3 के चैप्टर से और कंसोलिडेशन से जो तंग करती हैं आपको, वो एडजस्टमेंट्स उठा करके आपको ऐसा ब्रशअप, ऐसी पॉलिशिंग फील होगी वो सीरीज देखने के बाद, आपको लगेगा अब कौन तंग कर देगा एग्जाम में, कौन सी एडजस्टमेंट तंग कर देगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि वो वीडियोस भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। ऑल एडजस्टमेंट सीरीज का पूरी प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। मैराथन चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। और आरटीपी पीवाईक्यू पूरे सिलेबस के करने हैं, केस बेस्ड एमसीक्यू करने हैं, मुझसे इवैल्यूएशन कराना है टेस्ट का, मात्र पूरा सिलेबस करना है 35 आवर्स में। अभी भी 3 दिन पेपर से पहले लोगे तो भी हो जाएगा। तो एक बैच है पॉडकास्ट रिवीजन बैच, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, वो ज्वाइन कर लो। अभी हम ब्रांच शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। मेरे स्टूडेंट हो तो भी, नहीं हो तो भी ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करना अगर कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, पेपर का समय है, मैं पूरे तरीके से आप लोगों के लिए एक्टिव हूँ। चलिए बच्चा पार्टी लेके शुरू करते हैं। प्रभु का नाम, ब्रांच अकाउंटिंग, 10 आप हमारी पीडीएफ देखेंगे। इस पीडीएफ में आपको जर्नल एंट्री बेस्ड, आपको इसमें फॉरेन ब्रांच बेस्ड, डिपेंडेंट ब्रांच बेस्ड, इंडिपेंडेंट ब्रांच बेस्ड, फाइनल अकाउंट बेस्ड, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन बेस्ड, सब टाइप के टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 20-20 मिनट में आपको आज और कल में मैं ये पूरा फिनिश करा दूंगा। अभी पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन। क्यों? ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट होता है। देखिए आप देखो, मैं कोई एनालिसिस लगाता हूँ आपके सामने, आप मुझे कभी बताओ, चाहे मैंने कोई चीज़ 35 आवर्स में कराई है, चाहे 10 आवर्स में कराई, चाहे 1 मिनट में 1 AS कराए हैं, चाहे पूरा रेगुलर कोर्स कराया 150-180 आवर्स में, या एग्जाम ओरिएंटेड कराया 130 आवर्स में, कभी भी मैंने एनालिसिस लगाया? ये मैं कॉम्प्रिहेंसिव ही करा दे रहा हूँ आपको। इसलिए तो मैं कहता हूँ इससे बाहर क्या ही आएगा। अरे इंस्टीट्यूट को झटका देने की आदत है, तुम कितना ही एनालिसिस कर लो तुम नहीं पकड़ सकते। तुम देखते हो फलाना एनालिसिस, ढिमाका एनालिसिस, अरे नहीं पकड़ सकते। इंस्टीट्यूट का पेपर कैसे पकड़ लोगे यार? वो लोग नहीं देखते वो वीडियोस जो एनालिसिस बन रही हैं, वो पहले ही देख लेते हैं क्या एनालिसिस चल रहा है। और बनाने वालों के पास कौन सी भीतर की खबर होती है यार? किसी को नहीं होती, प्रेसिडेंट के लौंडे को नहीं होती अंदर की खबर। क्या बात कर रहे हो तुम? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर लो, बात खत्म, बात खत्म। अब सारे टॉपिक ले लिए। पूछ रहे ना इंस्टीट्यूट को कहां से पूछेगा 6 नंबर का ब्रांच का क्वेश्चन। ब्रांच छोड़ करके जा रहे हो तो ये 2 वीडियोस देख लो, झंझट खत्म। कोई भी चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, पूरी सीरीज देख लो, 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज। गिव जर्नल एंट्रीज विद नरेशन इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ अ बिजनेस एंटिटी टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। बच्चों, ब्रांच के यहाँ जर्नल एंट्री करनी है आपको, और ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट ही होगी जर्नल एंट्री तभी तो करनी, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच ही अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है। इंडिपेंडेंट ब्रांच के यहाँ जर्नल एंट्री करनी है आपको इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स की। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जनवरी 25 में। रिपीट होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ब्रांच से जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट बनता है। नंबर 1, कमीशन इनकम ऑफ 7,500 एलोकेटेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, allocated to branch by head office but still no entries passed in the books of branch। हेड ऑफिस ने ब्रांच को 7,500 रुपए की इनकम दी, कमीशन की। अभी तक ब्रांच ने उसकी कोई एंट्री नहीं कर रखी है अपनी बुक्स में, तो कर दो। ब्रांच की बुक्स में तो एंट्री करनी, तो मैं कर दो। कमीशन क्या होती है? इनकम। रूल सुना होगा 12th क्लास में, 11th क्लास में, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट कर दो 7,500 और हेड ऑफिस को कर दो डेबिट, क्योंकि ये इनकम हेड ऑफिस से एलोकेट होके आई है। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये जनरल एंट्री बनेगी। याद रखना, डिक्टो लैंग्वेज उठ करके आ सकती है पेपर में, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना एंड तक। ओके सर। सेकंड, हेड ऑफिस पेड 12,000 डायरेक्टली टू वन ऑफ ब्रांचेस सप्लायर। हेड ऑफिस ने ब्रांच के क्रेडिटर को 12,000 की पेमेंट कर दी। सप्लायर यानी क्रेडिटर। ब्रांच ने किसी से उधार सामान खरीदा था कुछ समय पहले, पेमेंट उसकी आज करी है, वो भी हेड ऑफिस ने। हेड ऑफिस ने ब्रांच के उसकी पेमेंट कर दी क्रेडिटर की, और ब्रांच ने भी कोई इसकी एंट्री करनी रखी अपनी बुक्स में। ब्रांच क्या है, इसकी क्या एंट्री होगी? ब्रांच के क्रेडिटर्स की पेमेंट अगर हेड ऑफिस कर दे तो ब्रांच क्या एंट्री करेगी? भाई ब्रांच की उधारी खत्म, क्रेडिटर्स खत्म। हाँ, क्रेडिटर खत्म हो गए, हमेशा डेबिट करते हैं। क्रेडिटर होती है लायबिलिटी, जब जब वो खत्म होगी हम उसको डेबिट करके चलेंगे। लायबिलिटी जब जब खत्म होती है, कम होती है, डेबिट करते हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। क्यों? हेड ऑफिस, अभी क्रेडिटर तुम्हारे माफ हो गए, पेमेंट हेड ऑफिस ने करी है, तुम कल को हेड ऑफिस को पेमेंट करोगे। ब्रांच को माफी थोड़ी ना मिल गई है,
हेड ऑफिस ने अगर ब्रांच के क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, इसका मतलब ये है कि हेड ऑफिस ने कहा क्रेडिटर्स तुम अपना पैसा पकड़ो जाओ, हम ब्रांच से ले लेंगे। तो क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी खत्म हुई है, पर ब्रांच के लिए एक नई लायबिलिटी पैदा भी हो गई है हेड ऑफिस के नाम की, क्योंकि ब्रांच को ये पैसा हेड ऑफिस को तो लौटाना ही है। हेड ऑफिस का क्रेडिटर थोड़ा था, ब्रांच का था, उसने पे किया है, ब्रांच उसे लौटाएगी बाद में, इसलिए हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देंगे। पुरानी लायबिलिटी क्रेडिटर्स खत्म, नई लायबिलिटी हेड ऑफिस पैदा। ठीक है सर। थर्ड केस, अ रेमिटेंस ऑफ 85,000 इज सेंट बाय ब्रांच। रेमिटेंस मतलब पैसा, ब्रांच ने 85,000 रुपीज भेजे हैं हेड ऑफिस को। नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने कोई एंट्री नहीं कर रखी, तो तुम्हें क्या करना है? नो एंट्री। तुम्हें कुछ नहीं करना भाई। क्यों? इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? तुम्हें किसके यहाँ एंट्रीज करनी है? ब्रांच के यहाँ। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो ब्रांच ने पैसा भेजा, एंट्री करके बैठी, ब्रांच का कुछ अधूरा ही नहीं है, काम पूरा हो रखा है। ये जो पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा, इसकी एंट्री हेड ऑफिस के यहाँ पेंडिंग है, तो वो हेड ऑफिस वाले करेंगे, तुम थोड़ी, तुम तो ब्रांच के अकाउंटेंट हो इस क्वेश्चन में। ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, नो एंट्री। ऐसा एक क्वेश्चन जनरल एंट्री में, अगर जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ऐसा पॉइंट जरूर होगा, पेपर में जरूर होगा। नंबर 4, branch paid 9800 as salary to head office's employee but the amount paid has been wrongly debited to salary account। बच्चों, जो हमारी एडजस्टमेंट वाली सीरीज है उसमें भी ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। जो हमारी ऑल एडजस्टमेंट वाली सीरीज है उसमें ब्रांच के मैंने सारी कीमती एडजस्टमेंट डिस्कस करा दी आपको। वही 20-25 मिनट की एवरेज है हमारी हर एक वीडियो की। कैश फ्लो की तो 12-15 मिनट ही है, बाय बैक की तो ये तो जरूर जा करके देखो डिस्क्रिप्शन से। और आरटीओ पीवाईक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन से बैच जरूर लो बच्चा पार्टी, जरूर लो बच्चा पार्टी। फोर्थ पॉइंट, 3 दिन पहले भी लोगे तो भी हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, देरी नहीं है। वो इसी वे में डिजाइन है, आखिरी टाइम पे फंसे हुए बच्चों के लिए। ब्रांच पेड 9800 सैलरी टू हेड ऑफिस एम्प्लॉय। प्यारे बच्चों, ब्रांच ने हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को तनख्वाह दी, ब्रांच ने पेमेंट करी है। तो सबसे पहली बात, पेमेंट होगी तो यदा तथा सर्वदा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 9800। तो ब्रांच ने पेमेंट करी, बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट 9800। ठीक है सर, लेकिन पेमेंट किसकी करी है? अपने एम्प्लॉय की, हेड ऑफिस के एम्प्लॉय की? हेड ऑफिस के एम्प्लॉय की। ब्रांच ने अगर ये सैलरी पे की होती अपने एम्प्लॉय की तो ब्रांच यहाँ पे डेबिट करती सैलरी, लेकिन ये ब्रांच ने पेमेंट करी है हेड ऑफिस के एम्प्लॉय के लिए, इसलिए वो हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट करके चलेगी। क्यों? अरे कल को हेड ऑफिस से मांगेगी ना पैसा। अभी अभी हेड ऑफिस ने ब्रांच के क्रेडिटर की पेमेंट कर दी थी, तो ब्रांच ने क्या किया था? हेड ऑफिस को अकाउंट को अपनी बुक्स में क्रेडिट किया था। क्यों? ब्रांच के लिए अब हेड ऑफिस लायबिलिटी बन गई है, हेड ऑफिस ने उसका पैसा चुकाया, ब्रांच उसे चुकाएगी पैसा। सेम ये केस है, ब्रांच ने इस बार हेड ऑफिस के एम्प्लॉय की तनख्वाह पे कर दी है, तो ब्रांच मांगेगी नहीं उससे पैसा? बिल्कुल मांगेगी, मांगेगी तो डेबिट करते हैं, बाद में मांगेगी। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, अभी पे कर दिया है टू बैंक अकाउंट 9800। ये एंट्री होनी चाहिए थी, बट अमाउंट पेड हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। गलती से यहाँ पे हेड ऑफिस अकाउंट की जगह सैलरी डेबिट कर दिया गया है, गलती से ये एंट्री पास कर दी है सैलरी टू बैंक। ओ माय गॉड, गलती से अपना एम्प्लॉय मान करके ये एंट्री पास कर दी। तो क्या करेंगे बच्चों? बैंक क्रेडिट होना था, क्रेडिट हुआ, उसमें तो कोई गलती है नहीं। सैलरी हेड ऑफिस डेबिट होना था, आपने किया नहीं, अब कर दो। सैलरी को डेबिट करना ही नहीं था, जबरदस्ती डेबिट करके बैठे हो, तो क्या करोगे? क्रेडिट करके सुधार दो। हेड ऑफिस टू सैलरी 9800 ये एंट्री हो जाएगी, हेड ऑफिस टू सैलरी। याद रखना, हम जो कर रहे हैं वो पेपर में एज इट इज देखने को मिल सकता है हमें। हेड ऑफिस टू सैलरी 9800। नेक्स्ट, ब्रांच ने खरीदा 18,000 का फर्नीचर थ्रू चेक और पेमेंट भी कर दी। ठीक है सर, ठीक है सर। तो क्या होगा? टू बैंक अकाउंट तो आएगा ही आएगा, पेमेंट हो रही है 18,000 रुपये। ठीक है सर, लेकिन फर्नीचर अकाउंट हेड ऑफिस ने अपने यहाँ मेंटेन कर लिया। तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर फर्नीचर खरीदने की एंट्री करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन यहाँ पे होगी हेड ऑफिस टू बैंक। क्यों? पेमेंट तो करिए ब्रांच ने, बैंक तो क्रेडिट होगा, पर फर्नीचर अकाउंट कंट्रोल पर्पज के लिए हेड ऑफिस कह रहा है हम मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट केस में ब्रांच ने 5500 रुपए का खर्चा पे किया है किसी दूसरी ब्रांच के लिए। आपकी ब्रांच ने 5500 का खर्चा पे कर दिया किसी दूसरी ब्रांच के लिए। ठीक है सर, तो पे हुआ है, बैंक तो क्रेडिट होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। 5500 डेबिट क्या होगा इस बारी? हेड ऑफिस। क्यों? जो खर्चा तुम दूसरी ब्रांच के लिए करते हो वो पैसा तुम हेड ऑफिस से मांगते हो, दूसरी ब्रांच से नहीं मांगते। जो खर्चा तुम किसी दूसरी ब्रांच के लिए करते हो वो खर्चा तुम दूसरी ब्रांच से नहीं मांगोगे, वो खर्चा तुम हेड ऑफिस से मांगोगे। अगर आपने अपने भाई के बिहाफ पर, बहन के बिहाफ पर कोई पेमेंट कर दी है तो वो पैसा भाई बहन से नहीं, पापा मम्मी से मांगोगे। ये होता है ब्रांच। इसलिए हेड ऑफिस डेबिट टू बैंक 5500। ओके सर, ओके सर जी। ये हो गया बच्चा पार्टी हमारा जनरल एंट्री बेस्ड चैप्टर क्वेश्चन, जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद एक फॉरेन ब्रांच, बहुत ही फेवरेट इस बार बन सकता है, बहुत ही फेवरेट, बहुत ज्यादा फेवरेट इस बार मैं कह करके चल रहा हूं। डिपेंडेंट ब्रांच और ये फॉरेन ब्रांच, ये दो मोस्ट फेवरेट रहेंगे सर जी इस बारी पेपर में। क्यों? आए नहीं है काफी समय से, जनरल एंट्री और फाइनल अकाउंट बेस्ड ही चल रहे हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर। क्या है? आएगा 6 नंबर का ही।
स्मार्ट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, उसका ब्रांच न्यूयॉर्क में है, उसकी ब्रांच मतलब हेड ऑफिस इंडिया में है, ब्रांच न्यूयॉर्क में। तो इंडिया में रुपी और न्यूयॉर्क में चलता है डॉलर, ठीक है सर। फॉलोइंग बैलेंसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट लिमिटेड यूएसए ब्रांच आर एस फॉलोज। यूएसए ब्रांच का, न्यूयॉर्क ब्रांच का आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है डॉलर में जो बना हुआ है, वो आया हमारे पास। हम हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है, इंडिया में बैठे हुए, हमारी करेंसी है रुपी, हमारी एक ब्रांच है यूएसए में। यूएसए की ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच थी, अपनी अकाउंटिंग अलग कर रही थी, जनरल एंट्री लेजर ट्रायल बैलेंस, लेकिन कौन सी करेंसी में कर रही होगी? डॉलर में। तो वो ट्रायल बैलेंस तक पहुंच गए, ट्रायल बैलेंस तक उन्होंने डॉलर में बना लिया, वो ट्रायल बैलेंस फिर हमारे पास लेकर के आए। विदेश से एक बंदा आया और कह रहा है ये लो जी, टेक इट, दिस इज आवर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम न्यूयॉर्क ब्रांच ऑफ यूएसए, दिस इज प्रिपेयर्ड इन डॉलर, प्लीज कन्वर्ट इट इनटू रुपीस। हमसे कह रहा है वो, तो डॉलर वाले ट्रायल बैलेंस को हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है। क्या क्या रूल होते हैं कन्वर्जन के? भैया सिंपल, ओपनिंग बैलेंसेस को ओपनिंग रेट पर, क्लोजिंग बैलेंसेस को क्लोजिंग रेट पर, इनकम और एक्सपेंसेस को एवरेज रेट पर। अगर किसी ट्रांजैक्शन की डेट का पर्टिकुलर रेट दे रखा है फिर वही रेट लेकर के चलो, और अगर कोई बैलेंस दूसरी बुक से मिल सकता है तो वो ले लो। सर जी थोड़ा बताओ ना कैसे कैसे, आओ जरा मैं बताता हूँ। ये है जी उनके ट्रायल बैलेंस में आइटम, एक्सपेंडिचर इतने डॉलर, कैश एंड बैंक, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है बच्चा बेटी ये सब क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपको इस डॉलर को रुपीस बनाना है, डेबिट डॉलर को डेबिट रुपीस बनाना है, क्रेडिट डॉलर को क्रेडिट रुपीस बनाना है, रेट से कन्वर्ट करते हो। पहली बात तो ये डॉलर से रुपये में आ रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे रेट से या डिवाइड करोगे? मल्टीप्लाई, याद रखना, याद रखना। स्ट्रॉन्ग करेंसी से वीक करेंसी में आओगे, डॉलर से रुपये में आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। उल्टा केस होता, वीक करेंसी रुपये से स्ट्रॉन्ग करेंसी डॉलर में जा रहे होते तो क्या करते? डिवाइड करते, डिवाइड करते, ठीक है सर। मल्टीप्लाई करेंगे, डॉलर से रुपये में आ रहे हैं इसलिए, ओके सर। एक्सपेंडिचर ओपनिंग रेट क्वेश्चन ने दे रखा था आपके क्वेश्चन ने, ये देखो ओपनिंग रेट ये रहा, कहाँ पे है, कहाँ पे है, दिखा दे भाई, दिखा दे प्लीज 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 प्लीज। ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट है 58, एवरेज रेट है 56, ओपनिंग रेट चलो अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, चलो देखते हैं क्या होता है, कोई बात नहीं। एक्सपेंडिचर मैंने बताया, इनकम और एक्सपेंडिचर को किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे? सर आपने कहा एवरेज रेट पर, तो 103,095 इंटू 56 ये आ गया हमारा अमाउंट। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, ये क्या है? एसेट, ये क्या एसेट? इसे किसे क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करोगे, क्यों ये क्लोजिंग रेट का दे रखा है आपको। 2175 इंटू 58 ये आ गया 126150। सेम डेटर्स क्लोजिंग डेट के क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट कर दो। फिक्स्ड एसेट 27360, और फिक्स्ड एसेट जिस दिन खरीदे थे उस दिन $1 में 55 का दाम था, ये बात अलग से लिखी हुई है। जिस दिन फिक्स्ड एसेट खरीदने वाली ट्रांजैक्शन हुई थी उस दिन का पर्टिकुलर रेट आपको दे रखा है कितना? 55। तो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई थी उस दिन का पर्टिकुलर रेट दे रखा है तो फिर वही यूज करोगे। 27360 इंटू 55 याद आएगा 1504800। डेप्रिसिएशन भी उसी रेट से लगेगा, याद रखना सेम। जिस रेट से एसेट कन्वर्ट होता है उसी रेट से उसका डेप्रिसिएशन कन्वर्ट होता है, ठीक है सर, ठीक है सर। इन्वेंट्री पी, बच्चों ये है खास एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में, ये खास एडजस्टमेंट है इन्वेंट्री को कन्वर्ट करने के लिए। सुनना प्यारे बच्चों, दो इन्वेंट्री हैं पी और क्यू, दो इन्वेंट्री हैं पी और क्यू, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। प्यारे प्यारे बच्चों, इन्वेंट्री की कन्वर्जन का रूल आप बता सकते हो AS2 के हिसाब से? सर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। इतना तो पढ़ा होगा AS2 में कि इन्वेंट्री को हम किस वैल्यू पर लिख करके चलते हैं? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आपको एक एक करके लगाना है दोनों ही आइटम के लिए, पी के लिए भी और क्यू के लिए भी। आओ जरा पहले पी के लिए लगाते हैं। पी की कॉस्ट कितनी है? पी की कॉस्ट कितनी है? आओ जरा देखते हैं। ये रही 5520, और जिस दिन खरीदा था इसको 56.05 में, तो पी की कॉस्ट आ गई $5520 इंटू 56.5, 311,880, ये हो गई पी की कॉस्ट। पी की NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू साफ साफ दे रखी है, रुपीज में ही कन्वर्ट करके, तुम्हें कन्वर्ट भी नहीं करनी, 2,85,000। तो लोअर क्या है? 2,85,000। तो सर जी पी की वैल्यू क्या आएगी? 2,85,000। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, याद रखना, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप देखो हमने बारीक एडजस्टमेंट भी कवर कर लिए हैं इस सीरीज के अंदर। उसके बाद है इन्वेंट्री क्यू, उसके बाद है इन्वेंट्री क्यू। इन्वेंट्री क्यू के लिए फॉर्मूला लगाओ, इन्वेंट्री क्यू है डॉलर में 1035, ठीक है,
नहीं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सॉरी, इन्वेंट्री क्यू की नेट रियलाइजेबल वैल्यू डॉलर में दे रखी है 1035 और कॉस्ट भी डॉलर में दे रखी है 1065। जिस दिन इसे खरीदा था 53 का दाम था, तो सर जी कॉस्ट कैसे आएगी? 103565 इंटू 53, 56445 आ गई कॉस्ट। ठीक है सर। और एनआरवी कैसे आएगी? एनआरवी डॉलर में दे रखी थी 1035, उसे क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर दो। क्यों? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्लोजिंग रेट पर करते हैं ना। 1035 इंटू 58, ये आ गया 60030। लोअर क्या है? 56445, तो आप ले लो 56445। देखो प्यारे बच्चों, इन्वेंट्री के लिए हमें रूल लगाना है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। पी के लिए अलग, क्यू के लिए अलग। पी की कॉस्ट क्या थी? 5520 डॉलर, और जिस दिन खरीदा था उस दिन का दाम था 56.50, कॉस्ट थी 56.50, कन्वर्ट कर लिया 311880। एनआरवी रुपीज में दे रखी थी 285, लोअर आ गया 285। क्यू की बात करते हैं, क्योंकि कॉस्ट भी और एनआरवी दोनों ही डॉलर में दे रखी है, तो कॉस्ट भी रुपीज में निकालो, एनआरवी भी रुपीज में निकालो। कॉस्ट के लिए क्या करना है आपको? कॉस्ट के लिए क्या करना है? 1065 इंटू जिस दिन खरीदी थी उस दिन का रेट 53, दैट इज 56445। एनआरवी के लिए क्या करना है आपको? एनआरवी जो डॉलर में दे रखी है वो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर लो। 1035 इंटू 58, 60,030, लोअर आ गया 56445। उसके बाद 132 की इनकम है, एवरेज रेट से कन्वर्ट कर दो। क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट कर दो। ठीक है सर। और हेड ऑफिस कंट्रोल अकाउंट, हेड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस का बैलेंस, हेड ऑफिस का बैलेंस ये आपको दे ही रखा था रुपीज में ऑलरेडी कन्वर्ट करके। यही मैं कह रहा था, कोई बैलेंस अगर क्वेश्चन ने ऑलरेडी रुपीज में कन्वर्ट करके दे रखा है फिर वही उठा लो, तुम कोई रेट मत लगाओ। 266 265 ये रहा, और डिफरेंस आपने डेबिट कर दिया एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में। सवाल खत्म, सवाल खत्म। तो प्यारे बच्चों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो में इसके फाइनल अकाउंट्स बेस्ड इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन और डिपेंडेंट ब्रांच के वाले क्वेश्चंस और कर देंगे, इतना ही टाइम लगा करके, और पेपर में आपका काम चलेगा। अगर पूरा रेगुलर पढ़ा है, सब चीज़ देखिए, तो प्यारे बच्चों वही रखो। अगर छोड़ने का सोच रहे हो, फंस गए हो, तो ये सीरीज से आपका काम मोर देन इनफ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो बच्चा पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है एक और लेक्चर के अंदर। हमारी 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज़ में ये ब्रांच का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद अमेलगमेशन आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, तो कंसोलिडेशन भी ले आऊँगा। जैसा आप लोग जानते हैं, हमारी एक सीरीज़ चल रही है 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें मैं मॉड्यूल 3 इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन, अगर आप कमेंट करके लाइक कर देते हैं तो, कि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिसमें उस चैप्टर की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो रही है। बायबैक के अंदर मैंने करा दिया था आपको पूरा क्वेश्चन, जिसमें जनरल एंट्री, फार्मूला, बैलेंस शीट सब आ गया। सर कहाँ मिलेंगे बाकी सारे चैप्टर्स? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का, जाओ देखो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों, ऑल एडजस्टमेंट सीरीज़ भी चैनल पर चल रही है, जिसमें हर एक चैप्टर से कीमती एडजस्टमेंट इकट्ठा करके आपको परोसी जा रही है। टोटल 1.5 घंटे में 20 नंबर की वृद्धि उस सीरीज़ से हो रही है। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैराथन्स वगैरह सब चल रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो। अगले 4 दिन 5 दिन धूम मचने वाली है आपके YT चैनल। लाइक जरूर कर देना। और कैश फ्लो का मैंने कराया था इस सीरीज 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज के अंदर, डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और ब्रांच के इंटरनल रिको में मैंने सारी एडजस्टमेंट करवा दी है। और ब्रांच के 2 लेक्चर्स हो गए, बाकी सबके एक ही लेक्चर थे 15-15 मिनट के। ये ब्रांच का दूसरा लेक्चर है, क्योंकि बच्चा पार्टी ब्रांच में अलग अलग टॉपिक बहुत सारे हैं। पिछले वाले में मैंने जनरल एंट्री वाला और फॉरेन ब्रांच करा दिया था। आज के अंदर मैं एक एक टॉपिक से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा ब्रांच की, जिसमें सारी कवरेज हो जाएगी फाइनल अकाउंट बेस्ड, डिपेंडेंट ब्रांच का और इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का। ये RTP PYQ पास्ट ईयर में आए हुए पेपर्स हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कीमती क्वेश्चंस हो जाते हैं, ये वहाँ से उठाए हुए हैं। एक आखिरी जानकारी, अगर आप सारी RTP PYQ, सारे केस बेस्ड MCQ, चैप्टर वाइज टेस्ट मात्र 35 घंटे में पूरे सिलेबस की रिवीजन स्क्रैच से चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉडकास्ट बैच के नाम से एक लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो मिनिमम प्राइस में। पेपर से 3 दिन पहले भी आप लोगे तो काम चल जाएगा। क्यों? 35 आवर्स में सारा कुछ स्क्रैच से। अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे हो तो जल्दी से ज्वाइन करो। अभी हम शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। टन भैया ऐसी ट्रिक दूंगा इस ब्रांच के क्वेश्चन में आज कि आप कहोगे अरे स्टडी में क्यों इतना लंबा कर रहा है, बाकी टीचर्स क्यों इतना लंबा पढ़ा रहे हैं। आइए बच्चों, इसकी पिछली वीडियोस देखना ना भूलें, जिसके अंदर मैंने अपना ये जनरल एंट्री वाला और फॉरेन ब्रांच वाला क्वेश्चन करवाया था। 6 नंबर का आता है, इसलिए 6 नंबर वाले फॉर्मेट में ही हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। अभी आज हम करेंगे पहले फाइनल अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है सर, ये अपना ब्रांच में फाइनल अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन, एंड इसके बाद हम करेंगे एक इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन का और डिपेंडेंट ब्रांच का। तो पूरी ब्रांच कवर अप हो जाएगी इन 2 लेक्चर्स में। 15-1 मिनट का पिछला लेक्चर था, 15-1 मिनट का ये होगा, आधे घंटे में आपका ब्रांच खत्म। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। मैसर्स मरीना का हेड ऑफिस चेन्नई में है, ब्रांच हैदराबाद में, बहुत बढ़िया इंडियन ब्रांच है। हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड ओनली एट कॉस्ट प्लस 60%। भैया ये लिख लेना एक बार अपने पास, हेड ऑफिस क्या करते हैं, हेड ऑफिस को अगर कॉस्ट पड़ती है 100 में, तो हेड ऑफिस उसमें 60 रुपये जोड़ करके सेल करती है 160 में। ठीक है सर।
दे ऑल्सो सेंड गुड्स टू ब्रांच, अपनी ब्रांच को भी अगर देती है, अपनी ब्रांच को भी अगर हेड ऑफिस सामान ट्रांसफर करती है तो उसको भी प्रॉफिट जोड़ करके 160 में ही देती है। यानी ट्रांसफर प्राइस कह लो या इनवॉइस प्राइस कह लो, ये 160 है। ब्रांच को कितने में पड़ गया सामान, ब्रांच की कॉस्ट हो गई 160, क्योंकि हेड ऑफिस ने उसे दिया 160 में। ठीक है सर। ब्रांच एट हैदराबाद इज होली एंगेज इन रिटेल ट्रेड एंड गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 80%। ब्रांच फर्दर सेल करती है, जो हेड ऑफिस की कॉस्ट है 100, उसमें 80 रुपया जोड़ के, यानी 180 में। 180 में ये लिख लेना अपने पास, ये लिख देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और ऑल एडजस्टमेंट सीरीज में मैंने ये पूरा बताया था कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा चैनल का फायदा उठाओ। आपको पता नहीं है क्या क्या चल रहा है, पूरा देखो डिटेल में। हेड ऑफिस को सामान पड़ता है 100 में, वो आगे किसी को बेचता है 160 में। इवन अपनी ब्रांच को भी ट्रांसफर प्राइस इनवॉइस प्राइस 160 में ही देता है। तो ब्रांच की कॉस्ट हो गई 160, क्योंकि ब्रांच को सामान पड़ा 160 में, और ब्रांच आगे सेल करती है। हेड ऑफिस की कॉस्ट 100 रुपए में 80 रुपए जोड़ के, यानी 180 में। ब्रांच का सेल प्राइस है 180, ब्रांच के पास आता है 160 में, 20 रुपए वो कमाती है, 180 में बेच देती है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, गुड्स एंड सेल, ऑफिस एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी, ये सब आपको दे रखा है। और कह रहे हैं हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का ही ट्रेडिंग P&L बनाना है। बच्चों पहली बात तो पेपर में याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है तो दो अलग अलग फॉर्मेट मत बना देना कि ट्रेडिंग P&L का एक फॉर्मेट हेड ऑफिस के लिए बना दिया, एक ब्रांच के लिए बना दिया। नहीं, आपको एक ही फॉर्मेट बनाना है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। इसी में 2 कॉलम बना लेना, पूरे नंबर मिलेंगे, हेड ऑफिस ब्रांच, हेड ऑफिस ब्रांच। ठीक है सर। भैया डाटा पुट करना शुरू करो। ओपनिंग स्टॉक 75, 925, ओपनिंग स्टॉक 75, परचेजेस 925, ब्रांच में 0 है। गुड सेंड टू ब्रांच 360, ठीक है। ब्रांच को गुड सेंड किया तो 360, हेड ऑफिस में क्रेडिट साइड आएगा, ब्रांच में डेबिट साइड आएगा। हमेशा याद रखना, आपने सामान भेजा है, हेड ऑफिस ने सामान भेजा है, तो हेड ऑफिस में क्रेडिट साइड आएगा, ब्रांच में डेबिट साइड आएगा, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है सर। उसके बाद सेल्स 1025, 270, सेल तो तुम्हें पता है ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ आती है 1025, 270। उसके बाद क्या दे रखा है, ऑफिस एक्सपेंसेस और स्टाफ सैलरी। ऑफिस एक्सपेंसेस 9000, 3000, स्टाफ सैलरी 13,700, 2500। ठीक है सर जी, आपने सारा डाटा पुट कर दिया, सारा डाटा पुट कर दिया सर। इसके बाद बस, और तो क्वेश्चन ने कुछ दे नहीं रखा था। अब अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लो, यानी जीपी ढूंढ लो। ठीक है सर। और फिर उसके बाद एनपी ढूंढ लेना, काम खत्म। अब जीपी ढूंढने में दिक्कत ये आ रही है कि अभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है हमारे पास, तो इस ट्रेडिंग अकाउंट में 2 फिगर्स गायब हो गई, ना जीपी है ना क्लोजिंग स्टॉक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कैसे होगा। अब क्या करते हैं स्टडी मेट वाले या अदर टीचर्स या बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने बैठ जाते हैं, जिसकी कैलकुलेशन बड़ी लंबी होती है। मैं कह रहा हूं जीपी ढूंढ लो, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जीपी ढूंढना बेहद आसान है। क्यों, क्वेश्चन ने परसेंटेज दे रखी थी ना भाई देखो मैं बताता हूं ब्रांच का जीपी कितना आएगा। देखो सीधी सी बात है, ब्रांच की सेल्स कितनी है 270, ओके सर। ब्रांच की सेल है 270, कितने रुपए पे सेल करती है ब्रांच 180 में, जिसमें इसका प्रॉफिट कितना होता है 20 रुपए। तो सेल प्राइस, ब्रांच की सेल प्राइस 180 से भाग कर दो और जितना उसका प्रॉफिट है 20 उससे मल्टीप्लाई कर दो। भाई ब्रांच को सामान 160 में आता था, वो 180 में सेल करती थी, 20 रुपए का ही तो प्रॉफिट कमा रही है। हाँ, तो 180 की सेल पे 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है ब्रांच, तो 270 की सेल पे कितना प्रॉफिट कमाएगी, 270 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 180। ये तो बेसिक मैथ है 11th क्लास वाली। 30,000 ये आ गया जीपी। अब ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,20,000। बताओ कहां फंस हुई। पता नहीं क्यों लोग इतना लंबा लंबा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों लोग इतना लंबा लंबा कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक के लिए वर्किंग नोट्स बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है सर, ठीक है सर। इसी प्रकार से हेड ऑफिस की सेल कितनी है, एक तो उसने बाहर बेचा और अपने ब्रांच को भी उसने प्रॉफिट लगा करके बेचा है, तो सारी सेल उठा लो। हेड ऑफिस की कितनी है 1025 प्लस 360। ठीक है सर। कितने पर है ये 160 पर है, क्योंकि चाहे बाहर सेल करता हो चाहे हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को सेल करता हो 160 पे करता है। डिवाइड कर दो 160 से। इसमें हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना है 60 रुपए, क्योंकि वो 100 में खरीद के 160 में बेचता है। गुना कर दो 60 से, ये आ गया 519375। ओ माय गॉड, इसका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, बन गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ओ सर जी, हाँ ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ट्रिक है भैया। अगर ऐसा और दे ही रखा होता है यार कि हेड ऑफिस कितने में देता है ब्रांच को, ब्रांच फर्दर कितने में सेल करती है, ज्यादातर क्वेश्चंस में दे ही रखा होता है। तो भैया जब जीपी और क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग फिगर हो तो क्लोजिंग स्टॉक मत ढूंढना, जीपी ढूंढ लेना। क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना। जीपी कैसे ढूंढोगे, सेल उठाओ, डिवाइड करो सेल प्राइस से, मल्टीप्लाई करो प्रॉफिट मार्जिन से। सेल उठाओ, डिवाइड करो 160 सेल प्राइस से, मल्टीप्लाई करो 60 प्रॉफिट मार्जिन से। ठीक है सर, ठीक है सर। और आखिर में एक ध्यान हमें इसका रखना होता है स्टॉक रिजर्व का, एक ध्यान हमें इसका रखना होता है स्टॉक रिजर्व का बच्चा पार्टी। हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच को अगर सामान बेचती है प्रॉफिट लगा करके, और उस सामान में से ब्रांच की कुछ गोदाम में अभी पड़ा हुआ बेका नहीं है, तो उस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आपको हेड ऑफिस के यहाँ डेबिट करना होता है। आई रिपीट अगेन, हेड ऑफिस अगर अपनी ही ब्रांच को कुछ सामान देती है प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, और उस सामान में से कुछ सामान अभी ब्रांच के गोदाम में पड़ा हुआ है, कुछ या पूरा अभी बिका नहीं है,
तो ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकलेगा और हेड ऑफिस के यहाँ डेबिट होगा। कैसे निकलेगा? ब्रांच का वो क्लोजिंग स्टॉक उठाओ जो हेड ऑफिस से आया था प्रॉफिट जुड़ के और अभी बिका नहीं है। इस क्वेश्चन में ब्रांच के पास पूरा सामान हेड ऑफिस से आता है, ये देखो उसकी खुद की परचेज है ही नहीं, कुछ भी जीरो है। तो हेड ऑफ ब्रांच के गोदाम में जो भी सामान बचा हुआ 120 वो पूरा हेड ऑफिस से ही आया हुआ है। ठीक है सर, इस पे क्या करना है आपको? इस पे क्या करना है आपको? प्यारे प्यारे बच्चों, इस पे आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक लगानी है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक लगानी है। इसको डिवाइड कर दोगे आप 160 से। क्यों? ये कितने रुपए में आया था हेड ऑफिस से? 160 हेड ऑफिस, और इसमें मार्जिन कितना है? 60। बात खत्म, बात खत्म। ये आ गया आपका 45, एनपी आ गया बैलेंसिंग फिगर। भैया इतने से वर्किंग नोट बनाने हैं, ये इतने बड़े बड़े की आफत नहीं है, ये रही, इन्हीं को अच्छे से शो कर देना बस, क्या जरूरत रह गई इनकी। दूसरे तरीके से करो आप जीपी निकाल करके। अब एग्जामिनर यार समझदार हुआ तो पूरे नंबर दे देगा, अगर वो वर्किंग नोट बिल्कुल वैसा ही देख रहे हैं तो थोड़े से चांसेस हैं कि वो दिक्कत करेगा। ठीक है सर, ठीक। बाकी अगर जल्दी में और बिल्कुल छोड़ रहे थे तो ये ट्रिक सुपर्ब है, 6 में से 5 तो देगा ही देगा हर हालत में। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक उठाओ 120, डिवाइड कर दो किससे? जितने में ब्रांच के पास आया था या जितने में हेड ऑफिस ने भेजा था 160, मल्टीप्लाई कर दो हेड ऑफिस के प्रॉफिट 60 रुपए से। ओके सर, हर केस में ऐसा ही होगा? हाँ सर, ये होमवर्क क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके जैसा ही है, ये आप ट्राई कर लेना। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बच्चा पार्टी हमारे पास आ रहा है डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन। देखो डिपेंडेंट ब्रांच के केस में फुल फ्लेड क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है। पूछो बच्चा पार्टी क्यों? क्योंकि सर जी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें वो बहुत सारे जो खाते होते हैं वो उनको बनवाने के चांसेस थोड़े कम ही होते हैं यार। तो एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट मांगते हैं, 90% चांस तो ऐसे क्वेश्चन के ही है। ठीक है, और ये सीरीज स्पेशली उन बच्चों की मदद कर रही है जो कोई चैप्टर छोड़ करके जा रहे हैं, ये बात ना भूलें। जिनने पूरी कवरेज करी है भैया पूरी करो, नो प्रॉब्लम। उसमें ऐसा डाटा दे रखा होगा आपको और आपसे कहेंगे कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट बना दो। डिपेंडेंट ब्रांच का केस है भाई, बहुत ही सिंपल चीज है, एक एक करके चीजें देखो और उन्हें पुट करते हुए चलो, इतना सिंपल काम है, कुछ भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग डेटर्स 4,000। देखो 1 जनवरी ओपनिंग डेट है और 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट है 2024। ठीक है सर, और ओपनिंग पेटी कैश 500, ओपनिंग फर्नीचर 2000, और ओपनिंग प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 150। ये सब ओपनिंग बैलेंस है एसेट्स के। ओपनिंग बैलेंस एसेट्स के डेबिट साइड आते हैं 10, 4,500, 2,000, 150। 10, 4,500, 2,000, 150। बहुत बढ़िया सर, ओपनिंग बैलेंस एसेट्स के हमेशा डेबिट साइड आते हैं। ठीक है सर, उसके बाद ब्रांच डेटर्स 31 दिसंबर 24 को, ये क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स यानी एसेट का। क्लोजिंग बैलेंस एसेट का क्रेडिट साइड आता है नीचे, ये आ गया बाय क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स 4,900। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद ये ओपनिंग बैलेंस सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी ये ओपनिंग बैलेंस किसका प्यारे बच्चों? ये सर जी सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है, वो क्रेडिट साइड आता है, हमेशा याद रखना। मैं बता देता हूं, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। ठीक है सर, तो 100 रुपये यहाँ जाएगा, 100 रुपये आ गया क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस। सर कितनी सिंपल चीज़ है यार, और तुम छोड़ करके जाने का सोचते हो। उसके बाद आपने ब्रांच को सामान भेज, जो भी आप ब्रांच को भेजोगे वो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, और जो भी ब्रांच से आएगा वो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। इतना याद रख लो। आपने ब्रांच को भेजा 80,000, तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो 80,000। कुछ एक चीजें हैं इनमें ध्यान रखने लायक, वो मैं बताऊंगा ये अभी। उसके बाद कैश सेल्स 1,30,000 है। कैश सेल्स हुई है ब्रांच पे 31, तो वहां से पैसा आएगा आपके पास, क्योंकि ब्रांच का काम क्या होता है? कैश सेल करके आपको पैसा भिजवाना। आएगा तो मैंने कहा ब्रांच से कुछ भी आएगा तो क्रेडिट साइड, ब्रांच से कुछ भी आएगा तो क्रेडिट साइड। एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिखो डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस लिखो क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है वो डेबिट साइड, जो वहां से आ रहा है वो क्रेडिट साइड, बस। और उसमें कुछ एक बातें ध्यान रखो। क्रेडिट सेल 40,000, क्रेडिट सेल 40,000। भैया इसकी कोई भी पोस्टिंग नहीं होनी, क्यों? ये भैया डेटर के क्लोजिंग बैलेंस में ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है ना आपको 4,900, हाँ, तो क्रेडिट सेल हो, डिस्काउंट हो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर हो, वो सब क्लोजिंग बैलेंस उसको एडजस्ट करने के बाद ही आता है। तो 4,900 में ये चीजें ऑलरेडी एडजस्ट हैं। ये 40,000 की क्रेडिट सेल, ये 100 रुपए का इसको डिस्काउंट, और ये जो डेटर्स ने गुड्स रिटर्न कर दिए थे आपको 2,000 रुपए के, ये रहिए, ये सब ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस में एडजस्टेड है। उसके बाद पैसा आया है, कैश रिसीव्ड 35,000 आएगा, तो यहाँ लिख दो 35,000 क्रेडिट साइड। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद ब्रांच डेटर से फिर से पैसा आया है 2,000, ओके सर, आया है तो इस साइड लिख दो क्रेडिट साइड 2,000। अरे वाह सर वाह। उसके बाद कैश सेंड टू ब्रांच, अब तुम ब्रांच को भेज रहे हो पैसा,
अब तुम ब्रांच को भेज रहे हो पैसा, रेंट के लिए 2000, उसकी सैलरी के लिए 2400, पेटी कैश के लिए 1000, तो 2000, 2400, 1000 भेज रहे हो तो डेबिट साइड 2000, 2400, 1000। सर तो ट्रिक ही खोल दिया आपने पूरी। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आए तो जिसमें ब्रांच अकाउंट बनाना हो हेड ऑफिस के बुक्स में। ओके सर, ओके। ये डेटर्स मेथड है, ये स्टॉक एंड डेटर्स मेथड नहीं है, डेटर्स मेथड है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 1000, ब्रांच ने 1000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए, आया है वहां से कुछ, आया है वहां से कुछ, क्रेडिट साइड आएगा। जब भेजे थे ब्रांच को गुड्स 80,000 तो डेबिट साइड लिखे थे, उसमें से वापस आ गए तो क्रेडिट साइड लिखोगे 1000। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 5000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 5000। ओके सर, तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, उसका क्लोजिंग बैलेंस मैंने बता दिया क्रेडिट साइड आता है। ओके सर, ओके सर। और ये इसको 600 कर लो यार, इसमें थोड़ा सा लफड़ा है। एनुअल इंश्योरेंस इसको 600 कर लो। 600 रुपये भेजे आपने ब्रांच के पास, कैश सेंड टू ब्रांच 600 रुपये आपने भेजे, किस लिए? इंश्योरेंस पे करने के लिए। तो पहले तो आपने भेजे तो यहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, क्योंकि जो भी आप भेजोगे वो डेबिट साइड आएगा। ठीक है, अब ये कब तक के हैं? ये 31 मार्च 25 तक के हैं, जबकि आपका साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 24 पे, तो 3 महीने एक्स्ट्रा है इसमें। 600 इंटू 3/12, 150 रुपये एक्स्ट्रा है, वो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस बनेगा जो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट साइड। ओहो, 600 आपने भेजे, यहाँ लिख दिए, इसमें से 3 महीने इंटू 3/12, 150 रुपये एक्स्ट्रा है, उन्हें यहाँ लिख दो। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ओके सर, ओके सर। इसके बाद फर्नीचर पे 10% डिप्रिसिएशन लगाना है। ओके, फर्नीचर कितने का था? ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का 2000 का था, तो 10% डिप्रिसिएशन लग जाएगा तो कितने का बचेगा? 1800। फर्नीचर एक एसेट है, उसका क्लोजिंग बैलेंस आता है, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वो क्रेडिट साइड लिख दिया 1800। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद 1200 रुपए के गुड्स में आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी से 1000 रुपया मिल गया तो यहाँ लिखो क्रेडिट साइड, और ये 168 बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, ये इन सब का टोटल करके लिखा है इन्होंने। ठीक है सर, ठीक है, सब कुछ आ गया। एक आइटम रह गया बस, क्या? पेटी कैश स्पेंट। पेटी कैश मतलब आपने ब्रांच के पास जो पैसा भेजा था उसमें ब्रांच ने खर्च कितना कर दिया, वो खर्च किया है ब्रांच ने, हमें क्या मतलब? हमें तो उसका क्लोजिंग बैलेंस चाहिए ना। हाँ, हमें उसका क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, कितना होगा? तो भाई ये कैसे निकलेगा? सर जी आप देखो, पेटी कैश ओपनिंग बैलेंस कितना था? 500। बहुत बढ़िया। आपने और कितना भेज दिया ब्रांच के पास पेटी कैश? 1000, उनके पास हो गए 1500, जिसमें से उन्होंने खर्च कर दिया 850, तो कितना बचा होगा उनके पास? सर जी 650। तो ये आ जाएगा पेटी कैश क्लोजिंग बैलेंस 650, नेट प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। भैया एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिखो डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। और अगर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है तो समझ लो क्रेडिट सेल, डिस्काउंट और गुड्स रिटर्न बाय डेटर उसमें एडजस्ट हो गए, वो कहीं भी नहीं लिखने। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस लिखो क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस लिखो डेबिट साइड, और जो भी आपने ब्रांच को भेजा है वो डेबिट साइड, जो भी वहां से आया है वो क्रेडिट साइड। अगर किसी आइटम का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है जैसे पेटी कैश, तो उसका निकाल लो कि भैया ओपनिंग कैश इतना था, प्लस इतना और भेज दिया, माइनस इतना खर्च हो गया, इतना बच गया। डेप्रिसिएशन लगा दो फर्नीचर पे, काम खत्म। डेटर्स मेथड तो हर एक क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। 6 नंबर में ऐसे के ही चांसेस है। चलिए बच्चा पार्टी, और अगर आपको पूरा करना है, पूरा ब्रांच 3 घंटे में करना है, तो ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे डीएम कर दो, मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक भेज दूंगा जिसमें कॉन्सेप्ट के रिवीजन है स्क्रैच से, और पूरा ब्रांच है विद क्वेश्चंस 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर। उसमें आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड भी मिल जाएगा। ओके सर जी। अब हमारा इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे ब्रांच के टॉपिक से, स्टडी मेटेरियल का प्रैक्टिकल नंबर 10। इसमें क्या हो रहा है? बच्चा पार्टी, हेड ऑफिस की अलग अलग ब्रांच है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। एक हेड ऑफिस की 4 ब्रांच है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और वो ब्रांचेस प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, आपस में कुछ डीलिंग कर रही है। तो उनकी हेड ऑफिस की बुक्स में एक सिंगल एंट्री क्या बनेगी? ये होता है हमारा इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का टॉपिक। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। यानी बच्चा रे बच्चा, ये देखो, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कलकत्ता, ये 4 ब्रांच है। कभी दिल्ली मुंबई को कुछ भेज रही है, वहां से कुछ ले रही है, कभी दिल्ली चेन्नई को कुछ भेज रही है, वहां से कुछ ले रही है, ऐसे ही मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, ये चारों ब्रांचेस आपस में लगी हुई है। और आपसे कह रहे हैं हेड ऑफिस की बुक्स में इनका ट्रीटमेंट करके दिखाओ। क्यों? हेड ऑफिस को कंट्रोल तो रखना होता है ना, चारों ब्रांच भले ही आपस में लगी हुई है, पर कंट्रोल तो हेड ऑफिस का होगा, हेड ऑफिस के थ्रू एंट्रीज मूव करेंगी। तो इसमें बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इसमें बहुत ज्यादा साधारण, बहुत ज्यादा सिंपल सी ट्रिक है। क्या? हेड ऑफिस की बुक्स में एक फॉर्मेट बना लो जिसमें ऊपर सारी ब्रांचेस के नाम लिख लो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। अब इसके बाद मान लो दिल्ली ने मुंबई को गुड्स भेजे, तो रिसीविंग ब्रांच कौन हुई? मुंबई, और सेंडिंग ब्रांच कौन हुई? दिल्ली। ठीक है, ओके सर। या दूसरा केस लगा लेते हैं, रिसीविंग ब्रांच को हम डेबिट करके चलते हैं और सेंडिंग ब्रांच को क्रेडिट करके चलते हैं। ये लगा लो, मुंबई ने दिल्ली को गुड्स भेजे, ये लगा लो। तो रिसीविंग ब्रांच कौन है? दिल्ली, उसको डेबिट कर देंगे। सेंडिंग ब्रांच कौन है? मुंबई, उसको क्रेडिट कर देंगे।
उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था मुंबई ने दिल्ली को सामान भेजा है कितने का, 35,000 का, और कोलकाता ने भेजा है 15,000 का। तो सेंडिंग ब्रांच कौन हुई, मुंबई और कोलकाता, तो उनको 35 और 15 से क्रेडिट कर दो। और रिसीविंग ब्रांच कौन है, दिल्ली, उसको डेबिट कर दो 50,000 से। ऐसे ही सारी एंट्रीज कर लो और एंड में नेट कर लेना डेबिट और क्रेडिट का हर एक ब्रांच में क्या आ रहा है, और अकॉर्डिंगली एंट्री पास कर देना। 3,000 डेबिट, 70,000 डेबिट, 2, 15,000, 2, 58,000 ब्रांच का नाम लिख करके। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो कमेंट करना प्यारे बच्चों। और ये सारी ब्रांच कवर अप हो गई है, कमेंट करके बताना नेक्स्ट कौन सा बनाऊं। कोई भी डाउट हो ऊपर दिए गए नंबर पे कनेक्ट करना। थैंक यू। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर चैप्टर सीरीज के एक और लेक्चर के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पार्टी। जैसा आप थंबनेल देख चुके हैं, ये वाला चैप्टर आज हम ठिकाने लगा देंगे। और इस सीरीज को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हमने कोई एमए क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर लिया है। हमने क्वेश्चन ही ऐसा उठाया जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाए, तो यहाँ से तो आना ही आना है। लाइक जरूर कर दीजिए बच्चा पार्टी। वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का रखते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप इसे कंप्लीट करा देंगे। सब्सक्राइब कीजिए, 21,000 होते ही एमसीक्यू भी फ्री में मिलेंगे आपको चैनल पे। और इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के जरूर देखो। और 2 सीरीज चल रही हैं, एवरी चैप्टर इन 10 मिनट्स, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन, और एवरी चैप्टर की एडजस्टमेंट्स। वो उनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पूरा फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर अभी भी आपके पास टाइम है आरटीपी पीवाईक्यू एमसीक्यू वगैरह कवर अप करने का, मात्र 35 आवर्स में सिलेबस क्रैश से आरटीपी पीवाईक्यू एमसीक्यू चैप्टर वाइज टेस्ट एंड स्टडी मैट के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, वो टॉप 50 क्वेश्चन जो मैंने डाले थे उनकी सॉल्यूशंस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चार्ट रिवीजन बैच है, वहां से एक्सेस ले सकते हैं। नॉमिनल प्राइस पर आपका काम चलेगा नहीं दौड़ेगा। विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। Following is the trial balance of Omega Limited as on 31st March 2022. Figures in 1000, पहले ही मोड पर वार्निंग, फिगर्स इन 1000, तो एग्जाम में भी ₹1000 सॉल्यूशन में लिखना ना भूलें। ट्रायल बैलेंस दे रखा है ओमेगा लिमिटेड का, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, लैंड, प्लांट, मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, बैंक, एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरिम डिविडेंड, इक्विटी कैपिटल, 10% डिबेंचर, जनरल रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेल, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और सस्पेंस अकाउंट में 4 रुपए। सर ये सस्पेंस अकाउंट क्या है? उन्हें कुछ एरर आ गया होगा ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड 4000 से छोटी आ रही थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 4 लिख के उसको टैली करा दिया। अभी इन्हें खुद नहीं पता है कि ये 4000 किस चीज के हैं, ढूंढेंगे बाद में तो पता चलेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गई 4 लाख रुपए, लेकिन ₹1000 है तो आप 400 लिख करके चलोगे उसको। जी हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं, हम 400 लिख करके चलेंगे। The company on the advice of independent valuer wish to revalue the land at 360। ऊपर जो लैंड दिख रही है आपको 220 की, उसे 360 पे लाना है, रिवैल्यू करके उसकी वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर करना है 10% 2 अप्रैल को, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट की गलती का पता चल गया कुछ समय बाद, रिप्रेजेंट्स कैश रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ सम मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2021। ये जो सस्पेंस अकाउंट में 4 दिख रहे हैं, हमने कोई मशीनरी बेची थी, वहां से कैश आया था, इस मशीनरी की कॉस्ट 10,000 थी और उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन 8,000। तो सुनो माय डियर फ्रेंड, सुनो बहुत ध्यान से, एक 10,000 में मशीनरी आपने खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वो 10,000। एक्यूमुलेटेड डेप्शन मतलब उस पर आप अभी तक बेचने वाली डेट तक 8,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके थे। तो 10 में आपने खरीदा, 8 का डेप्शन आप अभी तक लगा चुके हो, उसकी वैल्यू क्या बची होगी आपकी बुक्स में? 2,000 और आपने उसे 4,000 में सेल आउट कर दिया, तो 2,000 का प्रॉफिट भी है, ध्यान रखिएगा। ओके सर, डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी पे 10% लगाना है। You are required to prepare Omega Limited's balance sheet and statement of profit and loss with notes to accounts for year 31st March 22 as per schedule 3. Ignore previous year figures. शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है। हाँ सर, वही आपने पिछली क्लिप में हमें सिखाया था, लेकिन दोस्तों मित्रों साथियों, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में तो 2 साल का डाटा देना होता है ना, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। आपने बताया था सर, हाँ, और आपके क्वेश्चन ने तो 1 ही साल का डाटा दिया और क्वेश्चन कह रहा है इग्नोर प्रीवियस ईयर, कह रहा है पिछले साल का काम नहीं करवाना बच्चों से। प्रैक्टिकली जब बैलेंस शीट बनाओगे किसी कंपनी में जाके तो दोनों साल का डाटा प्रेजेंट करना मैंडेटरी है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कोई नहीं यार, इसी 1 ही साल का करके दिखा दो, बच्चे हो, प्यारे हो, मासूम हो, सच्चे हो, दिल के, खुश रहो। एंड टैक्सेशन, और टैक्स भी इग्नोर कर देना है। चलो तो करें शुरुआत, लेट्स डू द शुरुआत। चलो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पैड पर आ जाते हैं दोस्तों, आप भी आ जाओ और मैं भी आ जाता हूं राइटिंग पैड पर। चलो बिना किसी देरी के
ये आ गए जी हम राइटिंग पैड पर। एलो एलो जी सनम हम आ गए, आज फिर बैलेंस शीट लेके। इलस्ट्रेशन नंबर 5, सबसे ऊपर नाम लिखेंगे संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, ओमेगा लिमिटेड। देयर आफ्टर हम उसका बनाएंगे पहले बैलेंस शीट द फॉर्मेट। बैलेंस शीट पहले प्रेजेंट होती है, याद रखिएगा। डेट डालेंगे एज एट 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, एक ही साल का अमाउंट डालना है, करंट ईयर का ही डालना है। प्रीवियस ईयर का इग्नोर करने के लिए कह दिया क्वेश्चन ने, ठीक है? ठीक है सर। और फिर हाफ पेज छोड़ करके शुरुआत कीजिएगा किस चीज की? पी एंड एल की। हाफ पेज के बाद पी एंड एल का फॉर्मेट बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में वर्ड लिखे जाते हैं एज एट 31 मार्च 22। प्रॉफिट एंड लॉस में वर्ड लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। सभी बच्चे ये बात ध्यान रखेंगे, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उसमें एज एट वर्ड लिखे जाते हैं। और पी एंड एल पूरे साल का हाल बताता है, इसीलिए उसमें फॉर द ईयर वर्ड लिखा जाता है, रुपी करंट ईयर। और हाँ, यहाँ पे लिख लें रुपी इन 1000 और यहाँ पर भी लिख लें रुपी इन 1000। उसके बाद हम आधे पेज पे अपने बैलेंस शीट बना लिया, आधे पे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और अगले पेज से फिर जो भी हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ती रहेगी उसका फॉर्मेट हम बनाते हुए चल देंगे। ठीक है सर। चलो दोस्तों, मित्रों, साथियों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट टुगेदर। अब पता है आपको आगे कैसे पढ़ना है दोस्त? आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, राइट? वो फॉर्मेट के एक एक आइटम, जैसे क्या क्या हुआ करता था पी एंड एल में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और उसके बाद आता था चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, और उसके बाद अपना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके बाद अपना फाइनेंस कॉस्ट, डेप्शन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, और फिर प्रॉफिट निकल करके आता था, है ना? तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पे लिखो नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपके क्वेश्चन में ढूंढो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने रुपए की है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने रुपए की है अपने क्वेश्चन में, झांके जरा। ये रही सेल्स, राइट हैंड साइड पे देखोगे क्रेडिट साइड, सेल्स दे रखी है 700, उसको यहां पे लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और ये सीधा गिवन है आपको कितना? 700, तो यहां पे लिख दो 700। कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं इसके लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, उठा के लिख दो, कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा इसका। ठीक है सर, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अदर इनकम, सेकंड नंबर पे हमारा होता है अदर इनकम का नंबर, अदर इनकम्स। आपके क्वेश्चन में क्रेडिट साइड देखो कोई और इनकम है? डिबेंचर, रिजर्व, पी एंड एल तो प्रॉफिट है, और सिक्योरिटी प्रीमियम, सेल, ट्रेड पेबल तो उधार है, बैलेंस शीट में जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्शन बैलेंस शीट में जाएगा, और ये जो सस्पेंस अकाउंट से हमने ये जो 2000 का प्रॉफिट था ना, वो लिखना है यहाँ पे, वो लिखना है यहाँ पे। सर समझ नहीं आ रही बात, क्या कहना चाह रहे हो आप? बताऊं मैं आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, मित्रों, साथियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। लिखना नहीं है ये जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं, ये बस सुनना है। हमारा सस्पेंस अकाउंट 4 था, 4000, राइट? हाँ जी सर। और आपके क्वेश्चन ने क्या लिखा था? आपके क्वेश्चन ने कहा था कि हमें पता चल गया है कि ये 4000 किस चीज के हैं। वो कह रहे थे एक फिक्स्ड एसेट हमने 10,000 में खरीदा था, उस पे आज तक का हम 8,000 आज तक का हम 8,000 डेप्रिसिएशन लगा चुके थे, तो उसकी वैल्यू 2,000 बच रही थी बुक्स में, उसकी बुक वैल्यू 2,000 थी, उसे हमने सेल कर दिया था 4,000 में। तो यार 2,000 की चीज को अगर आप 4,000 में सेल आउट करोगे तो आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ या नहीं? सीधी सीधी बात बताओ मुझे, 2,000 का प्रॉफिट हुआ या नहीं? जी हाँ सर, हमें 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये 2,000 हमारी अदर इनकम बनेगा, ये 2,000 अदर इनकम में आएगा। इसके लिए नोट बना देंगे कुछ समय बाद, अभी खाली लिखते हुए चलो, 2 लिख दो यहाँ पे, 2 खाली लिखते हुए चलो, 2। ओके सर। और कोई अदर इनकम नहीं है, तो यहां से आ जाएगी हमारी टोटल इनकम। नंबर 3
हमारी टोटल इनकम निकल के आ गई 702। अब हमें चौथे नंबर से एक्सपेंसेस की शुरुआत करनी है, एक्सपेंसेस की शुरुआत करनी है। चलो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास सबसे पहले आता है सर हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसके अंदर हम रॉ मेटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मेटेरियल की परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल करके जो फिगर आती है वो लिखते हैं। रॉ मेटेरियल कुछ था ही नहीं आपके क्वेश्चन में, रॉ मेटेरियल कुछ था ही नहीं आपके क्वेश्चन में, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद क्या नंबर आता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद सर परचेजेस का नंबर आता है। जी हाँ, तो इसमें आप परचेजेस लिखेंगे, लिखिए परचेजेस। और आपके क्वेश्चन में आप देखोगे परचेजेस आपको डायरेक्टली गिवन है, एडजस्टेड परचेजेस 320, सीधा उठाओ लिख दो, कोई वर्किंग नोट भी नहीं बनाना इसके लिए। और दोस्तों परचेजेस पे भी एक वर्ड लिखा हुआ था एडजस्टेड, एडजस्टेड वर्ड का मतलब होता है इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्ट हो चुका है। तो जो परचेजेस से अगला नंबर आता है ना हमारे फॉर्मेट में, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ WIP फिनिश गुड स्टॉक इन ट्रेड, वो भी इसी में एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी। एडजस्ट करने के बाद ही 320 की फिगर आ रही है, तो अगला स्टेप छोड़ सकते हो आप, अगला स्टेप छोड़ सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, आप अपना सवाल पढ़ो, कहीं भी नहीं है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है सर। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट यानी ब्याज का खर्चा, देखो 20 दे रखा है, लिखो उसे, फाइनेंस कॉस्ट दे रखा है 20, लिखिए, डेबिट साइड दिखेगा आपको, फाइनेंस कॉस्ट 20, फाइनेंस कॉस्ट 2020। उसके बाद क्या नंबर आता है? डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन बताया था आपके क्वेश्चन ने, कितना डेप्रीसिएशन बताया था क्वेश्चन ने, नीचे देखो कौन सा पॉइंट, 5th पॉइंट, प्लांट मशीनरी पे लगाना है 10%। तो 770 की प्लांट मशीनरी आपकी, और 770 की प्लांट मशीनरी पे 10% लगाने के लिए कह रहे हैं। लैंड पे लगेगा नहीं, लैंड पे लगेगा नहीं, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिएगा यहाँ पे डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। डेप्रीसिएशन निकालते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। किस बात का ध्यान रखना है सर? आओ जरा मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि आपको किस बात का ध्यान रख के चलना है। पहले खाली देखना, लिखना मत अभी, खाली खाली देखना। आपका 770 रुपए का कॉस्ट प्राइस है प्लांट मशीनरी का, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लांट मशीनरी कितना है? 770, 770। अब दोस्त 770 पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे आप, क्यों? इसमें से कुछ प्लांट मशीनरी तो बेच दी ना आपने। हाँ सर बेच दी। जो प्लांट मशीनरी बेच दी उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लांट मशीनरी सोल्ड 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। देखो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है नीचे, 10,000 रुपए की कॉस्ट प्राइस वाली मशीनरी को हमने बेच दिया। तो 770 के कॉस्ट प्राइस में से 10,000 का कॉस्ट प्राइस तो ऐसा है जो मशीनरी हम बेच चुके हैं, उस पर डेप्शन क्यों लगाएंगे फिर? तो बची कितनी मशीनरी हमारे पास? 760। बची मशीनरी हमारे पास 760 रुपए। इस पे ही 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पर ही 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके सर, तो डेप्रिसिएशन आएगा 10% इंटू 760, बोले तो 76, बोले तो 76। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद नंबर आता है अदर एक्सपेंसेस का, इसके बाद नंबर आता है अदर एक्सपेंसेस का। ढूंढो भाई अदर कौन कौन से एक्सपेंसेस है आपके क्वेश्चन में। सर अदर एक्सपेंसेस हमारे क्वेश्चन में एक तो फैक्ट्री एक्सपेंस दे रखा है 60, बिल्कुल ठीक, सेलिंग एक्सपेंस 30 और एडमिन एक्सपेंस 30। 60, 30 और 30, ये 3 एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको, ध्यान से देख लो। फैक्ट्री, एडमिन और सेलिंग तीनों साथ में दे रखे हैं। तो इसके लिए एक नोट बन जाएगा, बना देंगे अभी थोड़ी देर में, इसके लिए एक नोट बना देंगे थोड़ी देर में। ठीक है सर। फिलहाल ये 120 लिख दो इसमें, 120, 120, 120, 120, 120। ठीक है सर। और बाकी अब एक्सपेंसेस का टोटल लगाओ। अब नंबर 5, टोटल एक्सपेंसेस, इसका टोटल लगाओ, कितना हो जाएगा? 340, 516, 36, 340, 416, 536, 536। अब अगर आपको प्रॉफिट निकालना है दोस्तों, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो टोटल इनकम में से टोटल खर्चे को माइनस कर दो। टोटल इनकम यानी 3 में से टोटल एक्सपेंसेस यानी 5 को माइनस कर दो। 3 माइनस 5, 3 कितना था? 702 माइनस 536, 702 माइनस 536, ये आ रहा है 166। दिस इज कमिंग एज 166, 166, ये आ रहा है 166।
चलो इसके आगे का काम करना नहीं होता, मैंने बता दिया था आपको, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको ग्रुप 2 से रिलेटेड बातें हैं, इससे आगे का काम करना नहीं है आपको, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट की तरफ बढ़ जाएं सर। जी हाँ बिल्कुल, बैलेंस शीट की तरफ आ जाओ। अब बैलेंस शीट में याद करो कैसे कैसे शुरुआत होती है सर। बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मैंने कहा बिल्कुल सही। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फिर आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। ये तो मेन हेडिंग है, लिखनी है। शेयर होल्डर फंड में फिर हम लिखते हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल कितनी है वो, और फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल कितनी है ढूंढना आपके क्वेश्चन में। 300 रुपए डायरेक्ट दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल 300। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आएगा, आइए जरा ये मैं आपको सिखाता हूं कि रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आएगा। लिखना मत अभी, खाली सुनना मेरी बात। कौन कौन से रिजर्व है आपके क्वेश्चन में। आपके क्वेश्चन में एक है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40, ठीक है सर। आपके क्वेश्चन में एक है जनरल रिजर्व 130, ठीक है सर। आपके क्वेश्चन में एक P&L है सर। P&L भी रिजर्व होता है, बिल्कुल P&L भी रिजर्व होता है, जिसमें शुरू में कितने रुपए पड़े हैं 72। अभी और करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमा लिया वो भी P&L में चला जाएगा 166, और इसमें से मालिकों को कितना डिविडेंड बांट रहे हैं 18। देखो इंटरिम डिविडेंड लिखा हुआ है ना 18, वो है ये। तो P&L नाम के रिजर्व में बचेगा 220, इसमें बचेगा 220 माय डियर फ्रेंड्स। और एक रिजर्व और आएगा आपके पास, रिवैल्यूएशन रिजर्व। जो आप वैल्यू बढ़ा रहे हो ना अपने एसेट की, किस एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे थे हम, अरे मिल जा भाई, ये सेकंड पॉइंट, लैंड की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं 3,60,000 से। तो ये जब लैंड की वैल्यू बढ़ती है ना तो एक रिजर्व क्रिएट होता है, एक रिजर्व क्रिएट होता है माय डियर फ्रेंड्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व। अच्छा 360 तक ले जाना है बढ़ा के, ऑलरेडी वैल्यू 220 है तो 140 से इंक्रीज करना है, 140 से। तो ये आपके टोटल रिजर्व हो जाएंगे 170, 390, 530, 530 आएगा, ठीक है सर, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा आपका 530। चलो लिखो रिजर्व एंड सरप्लस में 530, 530,530। अच्छा उसके बाद शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी कुछ नहीं है, ठीक है सर। तो हम नॉन करंट लायबिलिटी की तरफ आ जाएं, बिल्कुल तुम नॉन करंट लायबिलिटीज की तरफ आ जाओ। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय की उधार। ढूंढो लंबे समय के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए क्या क्या उधारी ले रखी है आपके बिजनेस ने। अपना ट्रायल बैलेंस पढ़ना शुरू करो। लैंड, प्लांट, मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, बैंक, डिस्पर्स, इफेक्टिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंस, डिबेंचर, इंटरेस्ट, इन टाइम डिविडेंड पेड, इक्विटी कैपिटल, 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स आ जाएंगे इसमें 200 रुपए के। और कुछ भी नहीं है लंबे समय की उधारी, बस यही है, डिबेंचर्स ही होते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और कुछ भी नहीं है आपके क्वेश्चन में। तो सीधा आप करंट लायबिलिटीज पे आ जाएं कृपा करके। करंट लायबिलिटी भी एक ही है आपके क्वेश्चन में, ट्रेड पेबल्स। करंट लायबिलिटी भी एक ही है माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेड पेबल्स 52, ट्रेड पेएबल्स 52। तो ये आपका लायबिलिटी साइड का टोटल निकल के आ जाएगा 800, 200, 1030, 1082। और हम एसेट साइड की शुरुआत कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द एसेट साइड नाउ। एसेट्स में क्या क्या होता है सर, सबसे पहले आते हैं एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, बिल्कुल सही। देखो कौन कौन से नॉन करंट एसेट्स हैं, मतलब ऐसे एसेट्स जिन्हें आपने यूज करने के लिए रखा हुआ बिजनेस में जो 1 साल से ज्यादा चलेंगे। सर लैंड है, बिल्कुल ठीक। सर प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्कुल ठीक। और तो कुछ नहीं है, 2 ही चीजें हैं, एक लैंड और एक प्लांट एंड मशीनरी, एक लैंड और एक प्लांट एंड मशीनरी। अब सुनना मेरी बात, पहले सुनना, खाली लिखना मत, खाली सुनना। लैंड जो है वो कितने की है सर, 360 की। बढ़ा दिया ना आपने उसे, पहले 220 की थी, बट आपके क्वेश्चन ने कहा बढ़ा के 360 ले जाओ। तो अब नई बैलेंस शीट जो बना रहे हो उसमें अपडेटेड फिगर पे ही लिखोगे, 360 पे लिख के चलोगे, ठीक है सर। और आपकी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी जो है उसको कितने का लिखोगे, सुनना मेरी बात। शुरू में था 770, जिसमें से 10 की आपने सेल कर दी थी, हम पहुंच गए थे 760 तक। हम पहुंच गए कहां तक, 760 तक। उसमें से हमने करंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगाया 76, वो तो माइनस होगा ही होगा,
और आज तक का जो डेप्रिसिएशन आप अभी तक लगा चुके हो यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो भी माइनस करना है, वो भी माइनस करना है आज तक का जो डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो। आप अपना क्वेश्चन देखो, मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन। एक प्रोविजन फॉर डेप्शन नाम की चीज दिखेगी आपको, ये देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 172। क्या है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? यही बता रहा हूं मैं आपको, ये है आज तक का डेप्रिसिएशन। तो आपकी लैंड और प्लांट मशीनरी ये सब कॉस्ट पे लिखी हुई है, ये सब कॉस्ट पे लिखी हुई है दोस्तों। इन पे आज तक का डेप्रिसिएशन जब आप माइनस कर दोगे और करंट ईयर का भी डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तब इनकी बुक वैल्यू निकल के आएगी जिसे आप बैलेंस शीट में लिखोगे। इसलिए 172 माइनस करना भी जरूरी है। लेकिन 172 माइनस करते वक्त उसमें से 8 हटा देना और बचा हुआ 164 ही माइनस करना। सर ये 8 क्या है? हटा दिया जो आपने, जो मशीनरी बेच दी उस पे आज तक का डेप्रिसिएशन था 8, उसे तो हटा दो ना, वो तो बिकी गई। अब उसे आप अपनी बैलेंस शीट में क्यों कंसिडर करोगे? वो तो बिकी गई, उसे हटाओ यहां से। 164 ही माइनस होगा तो ये हो जाएगा 760 माइनस 76 माइनस 164, ये आ रहा है 520। दिस इज कमिंग एज 520। तो यहां पर आप लिखोगे नॉन करेंट एसेट्स में ए पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 520। उसके बाद करंट एसेट्स का नंबर आता है, नंबर 2 पे आएंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन कौन से हैं ढूंढो अपने क्वेश्चन में। करंट एसेट कौन कौन से हैं ढूंढो कृपा करके अपने क्वेश्चन में। सर करंट एसेट में है हमारे पास, क्वेश्चन पढ़ो। एक तो इन्वेंट्री है 86, नंबर 1 इन्वेंटरी इज 86। फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स 96 और नंबर 1 है कैश एंड बैंक। सी एंड बी का मतलब होता है कैश एंड बैंक। कितना लिखा हुआ है कैश एंड बैंक में? कैश एंड बैंक में सर 20 लिखा हुआ है 20। तो आप भी कैश एंड बैंक में सीधा 20 लिखो और काम खत्म करो। ठीक है सर, टोटल कितना आएगा? अब इस साइड का टोटल लगाओ जरा। 606, 702, 722, अरे माय डियर फ्रेंड्स 1 सेकेंड 520 तो ये प्लांट इक्विपमेंट था, प्लांट मशीनरी। लैंड भी तो है 360 की। ओहो, तो पीपीई में टोटल 880 लिखना था ना। ठीक। पीपीई में आएगा 880, 880, 880। अब करो जरा 880 प्लस 96 प्लस 86 प्लस 20, ये भी यही आ रहा है 1082। हमारी बैलेंस शीट हो जाती है टैली। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर आपने बैंक बैलेंस सीधा 20 कैसे लिख दिया? वो सस्पेंस में जो पैसे आए थे वो भी तो हमने वही था जो एसेट बेच के आए थे, तो वो 4 से बढ़ाओ, 20 की जगह 24 लिखो यहाँ पे। दोस्त ऐसा है वो 4 रुपीज ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन थे और क्रेडिट साइड गिवन थे, मतलब उनकी एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है। ट्रायल बैलेंस के अंदर पहुंचने का मतलब है एंट्री हो गई थी। कैश में जब पैसा आया था वो हमने लिख दिया था, बैंक में डेबिट साइड कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें क्रेडिट क्या करना था ये पता नहीं चल रहा था हमें। मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं ये बात। हमने जब 4000 में बेचा एसेट को तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट होता है 4000 से, ठीक है। और हमने जो एसेट बेचा उसकी बुक वैल्यू 2000 रुपए क्रेडिट हो जाती है। और माय डियर फ्रेंड्स 2000 का जो हमारा फायदा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन वाले रूल के हिसाब से वो क्रेडिट हो जाता है। ये जनरल एंट्री होती है। 4000 रुपए आ गए तो कैश अकाउंट में डेबिट 4000, बदले में 2000 का एसेट चला गया और 2000 का फायदा। सर 2000 का कैसे गया एसेट? अरे भाई 10 में खरीदा था, 8000 आज तक का डेप्शन, तो वैल्यू 2000 ही बची थी ना उसकी। अब 2 की चीज को 4 में बेचोगे तो 2000 का मुनाफा होगा, ठीक है। तो ये 4000 क्रेडिट नहीं किए थे उन्होंने, डेबिट तो कर दिया था, ये 4000 क्रेडिट नहीं किया था, इसीलिए मेरे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड 4000 की कमी आ रही थी। वो उन्हें पता नहीं चल रहा था 4000 क्या क्रेडिट करें, इसलिए उन्होंने वो सस्पेंस के नाम से लिख दिया था। तो कैश में तो वो 4000 ऑलरेडी आ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है सर, ठीक है, ओके। चलो अब क्या करना है आपको, आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, P&L बन गया। अब क्या करना है? अब तो वो नोट्स बनाने, किस किस के लिए नोट बनाना है ये देख लो जस्ट। अब आप देखो, एक तो कैपिटल के लिए हमेशा बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हमेशा बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए हमेशा 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 बनेगा, और इसके लिए कुछ नहीं बनाना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए हमेशा 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 बनेगा, और इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड बैंक की डायरेक्ट उठा के लिखा है आपने, इसके लिए नहीं बनेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डायरेक्ट उठाए लिखा के तो नहीं बनेगा, अदर इनकम के लिए हमेशा बनेगा, अदर इनकम के लिए हमेशा बनेगा, फाइनेंस कॉस्ट के लिए हमेशा बनेगा, फाइनेंस कॉस्ट के लिए हमेशा बनेगा, डेप्शन के लिए नहीं, और अदर एक्सपेंसेस के लिए हमेशा बनेगा। डेप्रिसिएशन हमने यही शो कर दिया, ठीक है,
ओके सर, तो ये 7 नोट्स बनाने हैं अब आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नोट्स माय डियर फ्रेंड्स अब आपको बना के पेश करने हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलो ये 7 नोट्स बनाते हैं जरा आप लोगों के साथ। नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1, सबसे पहले शेयर कैपिटल के लिए ₹1000 लिख देना यहां भी। वो जो शेयर कैपिटल में हमने 300 लिख रखे हैं वो कैसे आएंगे, लिखो शेयर कैपिटल। भाई देखो, सबसे पहले तो आपको ऑथराइज दिखानी पड़ती है कि आपको अथॉरिटी कितनी थी, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है। फिर आपको दिखानी पड़ती है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल आपके क्वेश्चन ने बता रखी थी कि आप 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, 10 रुपए ईच वाले @10 ईच, तो ये 4 लाख हो जाता है। बट 3 जीरो यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है तो 400 लिखोगे। लाख में 5 जीरो आती हैं लेकिन 3 ऊपर लगी हुई है तो आप 2 ही जीरो और लिखोगे, 400 यानी 400। आपने इशू कितनी करी अभी तक, आपने 40 में से केवल 30,000 ही शेयर इशू करें अभी तक, तो यहाँ पे आएगा 30,000 इक्विटी शेयर्स @10 ईच यानी कि 300, यानी कि 300 बोले तो 300। ठीक है सर, अगला नोट बनाना है हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है आपके पास बता देता हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40, जनरल रिजर्व 130, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे कैसे लिखोगे। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, उसका जितना था, ओपनिंग बैलेंस था उसका 72। फिर आपने करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया वो लिखोगे, प्रॉफिट इन करंट ईयर जो कि है 166, उसमें से कितना आपने डिविडेंड बांट दिया ओनर्स को वो हट जाएगा, और बचा हुआ पैसा मतलब कंपनी ने रिजर्व में डाल रखा है, आज भी उन्होंने कंपनी में ही रखा हुआ है वो पैसा 220। भाई 72 का प्रॉफिट शुरू में था, 166 और कमाया, टोटल हो गया 238, उसमें से 18 ही दिया है ओनर्स को डिविडेंड के रूप में, 220 रुपए जो बचे वो आज भी बिजनेस में ही मौजूद है रिजर्व्स के रूप में। फिर एक रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा आपका, रिवैल्यूएशन रिजर्व पूरा लिखना है आपको, रिवैल्यूएशन रिजर्व, आरआर शॉर्टकट में मत लिखना तुम, ठीक है सर। रिवैल्यूएशन रिजर्व 360 पे ले गए आप 220 की मशीनरी को बढ़ा करके 140, तो ये टोटल रिजर्व आ जाएगा निकल के आपका 530। तीसरा नोट बनाना है इसके बाद हमें, थर्ड नोट लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के लिए। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में एक ही चीज थी हमारे पास, 10% डिवेंचर्स, कितने रुपए के, 200 के, 10% डिवेंचर्स 200 के, और कुछ भी नहीं था, ठीक है सर। चौथा नोट हमें बनाना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई के लिए, जिसमें एक तो हमारे पास लैंड है, जो 220 की थी, हमने 140 से बढ़ा दिया, उसे 360 की लैंड हो गई। और एक हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी ओपनिंग वैल्यू थी 770, जिसमें से हमने सेल कर दिया 10 की कॉस्ट वाला प्लांट मशीनरी, बचा 760। फिर उसमें से हमने डेप्रीसिएशन लगाया करंट ईयर का 76, और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जो करंट ईयर से पहले आज तक डेप्रीसिएशन लग चुका था, करंट ईयर से पहले तक 172 - 8 यानी 164।
तो ये हमारी फिगर निकल के आ गई थी 520 और ये टोटल आया था पीपीई 880 880। ये टोटल पीपी आया था 880 880। लिख लो जरा इसको अपने पास, पॉज करके लिख लेना। उसके बाद पांचवा जो नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा वो बनेगा अदर इनकम के लिए। अदर इनकम में एक ही इनकम थी हमारे पास, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। 4000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 यानी कि 2,000 2000। 2 लिखिएगा खाली और ख़त्म कीजिएगा क्योंकि रुपीन 1000 चल रहा है ना। ठीक है सर। सर ये क्या लिखा है आपने? भाई देखो, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो सेल प्राइस और एक बुक वैल्यू। कितने में बेचा और हमारी वैल्यू कितनी थी? तो 4000 में बेचा, हमारी वैल्यू 2000 थी, 4000 माइनस 2000 2 का फायदा। हमारी वैल्यू 2000 कैसे है सर? 10 में खरीदा, 8 का डेप्शन लगा चुके थे हम अभी तक, तो 2000 ही बची थी हमारी बुक्स में वैल्यू। ठीक है सर। छठा नोट बनेगा अपने पास, फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या ब्याज है, किस किस चीज़ का ब्याज है। हमारे क्वेश्चन में एक ही ब्याज था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 20। और 7th आखिरी नोट बनेगा अदर एक्सपेंसेस का, कि भाई अदर एक्सपेंसेस 120 कैसे आए हैं। इसमें 3 थे, एक तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60, एक सेलिंग एक्सपेंसेस 30 और एक एडमिन एक्सपेंसेस 30। एडमिन एक्सपेंसेस 30। तो ये टोटल था 60, 30 और 30 120 120। 120 120। चलो नोट कर लो अपने पास इसको, प्लीज नोट दिस डाउन विद यू।